हम जिस प्राइसिंग के ऊपर और जिस क्वालिटी के ऊपर काम करना शुरू किया हमने शुरू से, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेंटेन है। वो हमारा की पॉइंट है जिसकी वजह से हम आज भी ग्रो कर रहे हैं। वॉलमार्ट बहुत बड़ा बायर है। आप बड़े नामों को सिर्फ समझ लें, आप एक बच्चा बन रहे हैं वो जो रोज़ाना आके घंटी बजा रहा है। वो आपसे कह रहा है सामान चाहिए, घंटी बजा के आप वो ले ना ले वो उसका ऊपर है, लेकिन आपने आपने अपना फ़र्ज़ पूरा करना है। एक ना एक दिन ऐसा होगा लाज़मी कि वो आपको बोलेगा कितना स्टॉक पड़ा हुआ है लाओ। हमें लोकली भी लोग जानते हैं, लोकली भी हमसे काम करवा रहे हैं। उन्हीं लोकली के कोई जानने वाले थे जो उनसे स्टॉक लेके गए, उन्होंने पहला ऑर्डर हमें एक्सपोर्ट का वहाँ से हमारे पास आया, डोमिनिकन से हमारे पास पहला ऑर्डर था। वो बंदा आज आज भी मेरा क्लाइंट है और आज वो मुझसे महीने के मरे से मरा भी ना 2,500 से 3,000 पीसेस वो मुझसे ऑर्डर पे बनवाते हैं एडवांस पेमेंट में। तो ये चीज़ हमारे ऑडियंस के लिए बड़ी ज़रूरी है कि भाई ये वन नाइट सक्सेस देखने में लगती है, लेकिन 5-6 साल लगे उस तक पहुंचने के लिए। हम लोगों ने शुरू में ये डिसाइड कर लिया था कि भाई मेहनत है वो कि रगड़ लेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? दिस इज़ मोहम्मद नबील फ्रॉम एग्जिट बेस। एग्जिट बेस के इस पॉडकास्ट का मकसद आपको पता है कि हम डिफरेंट बिजनेस ओनर्स को बुलाते हैं ताकि डिस्कस कर सकें कि उन्होंने किस इंडस्ट्री में अपना बिजनेस बनाया, क्या क्या चैलेंजेस है और किस तरह से उन्होंने अपना बिजनेस ग्रो किया। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है, तो आज उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टार्ट की, जबकि उन्होंने अपना जो मास्टर्स है वो मीडिया साइंस में किया और मीडिया साइंस में मास्टर्स करते हुए उन्होंने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में शुरुआत की और 12 साल काम करने के बाद माशाल्लाह से उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा ग्रो कर लिया कि 100 से ज़्यादा बंदे उनके अंडर काम करते हैं और रिसेंटली उन्होंने अपना एक अपैरल ब्रांड ई कॉमर्स स्टोर भी स्टार्ट किया है। तो ये सारी जर्नी उनसे डिस्कस करेंगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर आप लोगों ने स्टार्ट करनी हो तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं नबी भाई? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। रज़ा भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सर थैंक यू, आपका आपने बुलाया, हमें दावत दी बिल्कुल। रज़ा भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि भाई आप बैचलर्स या मास्टर्स आप करते हैं मीडिया साइंस में बिल्कुल ऐसे, और फिर मीडिया साइंस के बाद आप जॉब भी नहीं करते मीडिया साइंस में बिल्कुल और ऐसे, फिर आप आ जाते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो ये खुला तजाद नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है। बेसिकली ये जानिकुल भाई, इसके रीज़न ये था कि हमने ना अपने पास आउट लोगों को देख लिया था कि वो उनके किस तरह वो फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी जॉब्स को लेकर। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, मैं था, एक दोस्त और थे हमारे, हमने कहा हम लोगों को कुछ हट के करना चाहिए इस काम से। आपको पता है हम एक पाकिस्तान में रहते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड है, इसमें एग्रीकल्चर का बहुत काम है। तो उससे हमने डिसाइड किया कि यार एग्रीकल्चर की साइड पे कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री है हमारी, टेक्सटाइल हमारी सबसे सब तो 60% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो टेक्सटाइल की है एक्सपोर्ट्स में लेके, बजट में भी हमारी। तो हमने कहा क्यों ना इसकी तरफ आया जाए, और सुन्नत भी है, तो हमने कहा क्यों ना इस एलिमेंट को पूरा सही से एक्सप्लोर किया जाए। बिल्कुल। तो हमने एक बहुत इनिशियली बहुत एक छोटे से लेवल से स्टार्ट किया था। हमने कहा पहले इसको हम देखते हैं, हम समझ सकें उसको। पहले तो ये हाल था कि समझते भी नहीं थे चीज़ों को, समझ ही नहीं थी चीज़ों की बिल्कुल अलिफ से बेटा। फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता हम लोगों ने उसको रन करना शुरू किया, चीज़ें समझना करी, स्मूथ करी, कुछ अपनी चीज़ें बनाई, लोगों को दिखाई। तो काफ़ी अच्छा हम लोगों को फीडबैक्स मिले। एक तो दिमाग खुला हुआ था, एक्सपोज़र था चीज़ों को लेके, सही। तो उससे हमने फिर स्टार्ट किया उसको आहिस्ता-आहिस्ता करके। अच्छा देखिए, आपने तो स्टार्ट इसलिए कर लिया होगा ना कि आपके पास बैकग्राउंड में जो है पैसा होगा अब्बा का बहुत सारा, तो आपने बोला भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री डाल दो बड़ी सी और फुल एक्सपोर्ट नहीं, करो। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया। मेरे वालिद साहब भी एक जॉब करते थे, बैंक में थे वो, सही। एक बैंक की जॉब करे वो। जब मैंने स्टार्ट किया, जब मैं पास आउट हुआ, उससे वो 4 साल पहले रिटायर हो चुके थे। अच्छा। तो मेरे पास ऐसा बैकअप प्लान कोई नहीं था कि मैं अब जो है बाप दादा से मेरी विरासत चलती हुई आ रही है, तो ऐसा नहीं था। बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया, मैंने आपको बताया। तो मेरे पास शुरू में एक बंदा था, वो भी बड़ी मुश्किल से मैंने उसको तो स्टार्ट वो कैसे करता किया, था। मतलब क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपको मशीनरी भी चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, फिर एक्सपोर्ट का सामान पकड़ना। पहले मैंने लोकली स्टार्ट किया था। हम्म। सबसे पहले मैंने जो ऑर्डर लिया था, जो रिटेलर्स होते हैं यहाँ के हम्म। लोकल पाकिस्तान कराची के, हम्म। उनसे मैंने स्टार्ट किया। पहले मेरे एक दोस्त है, उनके टेक्सटाइल में उनके पास एक्सपीरियंस बहुत था, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम क्यों, पहले मेरा दिमाग था कि मैं अपने ब्रांड की साइड पे जाऊँ। उसने कहा ब्रांड बिल्डिंग के लिए बहुत पैसा चाहिए आपको, बिल्कुल सही। तो वो था नहीं हमारे पास। मैंने कहा पहले ऐसा करते हैं कि अपने आप को रेवेन्यू जनरेट करना शुरू करते हैं, कंपनी रेवेन्यू जनरेट करेगी, फिर उससे निकालेंगे। हम्म। फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वाक़ई में ऐसे ही रन मिला हमें, कि हमें शुरू में हमें जो क्लाइंट्स मिले हमारे, वो शुरू में इतने सपोर्टिव थे कि वो हम लोगों को बैक टू बैक हमारे ऑर्डर्स लगे रहते थे। सही। अच्छा, जो शुरू के क्लाइंट्स हैं उनको कैसे कन्विंस किया, क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंस तो था नहीं। नहीं था। हम लोगों ने उनको अब सबसे पहले अपनी क्वालिटी शो करी हम्म। कि यार हम इस क्वालिटी के ऊपर काम कर सकते हैं, वी आर कैपेबल कि हम इस लेवल पे जाके काम कर सकें। हम्म।
क्योंकि लोकली प्रोडक्शन में मसला ये है कि पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी अब तो शुरू हो गए हैं कि हम लोग दिखाते कुछ हैं बेचते कुछ हैं। हम लोगों का ये था कि यार नहीं, जब इतना पढ़ लिख लिया है, एक फैमिली बैकग्राउंड भी है, इज्जतें भी बचानी है, काम भी ग्रो भी करना है इसी फील्ड के अंदर, तो एक ऐसी चीज प्रोडक्ट सामने करें कि यार कम से कम वो कन्विंस तो हो उस बात के ऊपर। हम जिस प्राइसिंग के ऊपर और जिस क्वालिटी के ऊपर काम करना शुरू किया हमने शुरू से ही, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेंटेन है। जबरदस्त। वो हमारा समझते हैं एक की पॉइंट है जिसकी वजह से हम आज भी ग्रो कर रहे हैं। बिजनेस का सबसे बेसिक मॉडल ये है कि उसको प्रॉफिटेबल होना है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो वो बिजनेस नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। अब हम लोगों का यही शुरू से था कि यार अब पास आउट तो हो गए हैं, पढ़ लिख भी लिया है, अब करना है, कमाना भी तो है, आगे भी बढ़ना है। तो उसको बेसिस बना के हम लोगों ने फिर उसको इतना क्वालिटी इंप्रूव करके चला है कि वो जाके एंड पे हमने उसको कन्विंस करा कि यार आप हमें ऑर्डर दो। सही। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक जो या नॉर्मली ऐसी इंडस्ट्री जिसमें लेबर इंटेंसिव काम है, उसके अंदर लेबर हैंडलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। बिल्कुल। आपका क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो किस तरह से आपने किया? शुरू में हम लोगों ने बहुत मुश्किलें उठाई हैं, हम्म, बहुत ज्यादा मुश्किलें उठाई हैं, इतनी मुश्किल उठाई हैं कि हम लोगों को मतलब हम सुबह बंदा रखते थे, शाम में वो उठ के जाता था कि मैं चाय भी कर आ रहा हूँ, वो वापस नहीं आता। वो ऐसे बंदे भी हमने हैंडल किए हैं कि यार ऑर्डर रुका हुआ है, परसों शिपमेंट निकलनी है, इतने पीस पीछे पड़े हैं, कौन उसको हैंडल करेगा। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उसकी कैटलॉग बनाना शुरू करी, हमने नंबर नोट डाउन करना शुरू करे कि ये बंदा हमारे पास काम करके जा चुका है, हमारे पास एक डाटा बन गया उसका पूरा। शुरू से आदत थी एक डाटा मेंटेन करने की। सही है। हमने क्या यार उसको डेटा मेंटेन किया हमने। अब वो खुदा ना खास्ता कोई बंदा स्किप भी होता था ना, हमारे पास स्लिप होता था, तो हम फौरन दूसरे को तीसरे को कॉल करते थे कि यार अगर तुम्हारे पास टाइम है तो 2 घंटे दे जाओ, 3 घंटे दे जाओ। तो हम उस तरह उसको कैटर करते गए, बिल्कुल सही। करते करते फिर दायरा वो वर्क फोर्स बढ़ती गई, लेबर बढ़ता गया। एक लेबर संभालना एक पाकिस्तान में सबसे मुश्किल काम है। लेबर लॉज इतने स्ट्रॉन्ग है नहीं आपके, आपके पास चाइल्ड लेबर के लिए वो इतने स्ट्रॉन्ग है नहीं चीज़ें, आपको रखने पड़ेंगे शुरू में जब आप करते हो। हम लोगों का ये था कि नहीं, हम रूल उसूलों पे कायम करेंगे, उसूलों पे चलेंगे, आप नहीं सस्टेनेबल कर सकते। सही है। उसको हम लोगों ने बड़ी मुश्किलों से हैंडल किया, छुप छुपा के हमने कहा चीज़ों को उसको कवर करके चलाओ, उसको चलाते हैं। लेबर का इशू ये है कि लेबर का एक तो कमिटमेंट का मसला बहुत शदीद है यहाँ पे। फिर दूसरे मसले यहाँ पे हैं कि उनको काम नहीं करना, उनको पैसे पूरे चाहिए। तो आप उसको उस लेवल पे लेकर आओ कि यार आपको मैं काम भी दे रहा हूँ, आपको मैं पैसे भी दे रहा हूँ, आपको मैं ग्रोथ भी दे रहा हूँ। आज आप मेरे पास अगर लेबर काम कर रहे हो ना, कल आप सुपरवाइजर बन जाओगे। उसको एक ग्रोथ नजर आए कि हाँ यार अगर आज मैं इतने पैसों पे हूँ तो कल मेरे कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट है। उस लालच में मेरे पास लड़के टिकना शुरू हुए, आज भी उसी बात पे काम करना है हर कंपनी का। बाद में मुझे समझ आई क्या कोर स्ट्रक्चर तो यही है कंपनी का कि अगर आप उसको पैसे टाइम पे दे रहे हो और उसको ग्रोथ दे रहे हो, ग्रोथ दे रहे हो। तो वो आपके पास लॉयल रहेगा, आपसे काम करेगा आपके साथ। बिल्कुल ऐसे ही। ये बहुत बाद में हमें समझ में आई जब हमने कोर स्ट्रक्चर बना के हायरार्की बनाना डिजाइन शुरू किया हमने, फिर हमें डिजाइन समझ में आया कि ये इस तरह चीजें रन कर। बिल्कुल सही। नहीं, पाकिस्तान में लेबर एक तो ये तो मसला है, लेकिन ये वाला मामला भी है कि जो कंपनीज हैं वो उन्हें ग्रोथ ही नहीं दिखा रही होती, तो जब ग्रोथ नहीं दिखाती तो बंदा रिटेन क्यों होगा? बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसके अलावा जिस टाइम आपने स्टार्ट किया उस टाइम तकरीबन 12 साल पहले मेरे ख्याल से आपने स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के क्या चैलेंजेस थे और अब क्या चैलेंजेस है, क्या डिफरेंसेस आए? अच्छा नबील भाई, पता है जब हमने काम शुरू किया था ना उस टाइम, जो अब हम, क्योंकि आप जरा बड़े लोगों में और सेठिया कंपनियां जो पुरानी कंपनियां बैठी हुई हैं उनसे अब जरा ताल्लुकात बहाल हो गए हैं, उठना बैठना हो। वो कहते हैं जिस टाइम आपने शुरू किया था ना काम, वो पीक टाइम था। 2013 14 15 ये एक पीक लेवल था जहाँ पे आपने शुरू कर लिया। उस वक्त आपको रेट्स भी अच्छे मिलते थे, उस वक्त आपको ऑर्डर्स भी अच्छे मिलते थे, इंटरनेशनल क्लाइंट आपके पास घूम रहा होता था, डॉलर स्टेबल था, तो बहुत बेहतर हालात थे। हम लोगों ने जब ग्रोथ करना शुरू किया, हम लोग ग्रोथ ही हमें 17-18 के बाद मिली है। अच्छा। तो हम लोग तो उस फेज से बिल्कुल रूल आउट हो गए थे कि यार हमें तो वो ग्रोथ मिली नहीं। हम लोग तो बहुत इनिशियल फेजेस में थे, 25-50 पीस का हम काम कर रहे थे, एक दो बंदे क्या बना हाँ लेंगे, सही है। उस लेवल पे काम कर रहे थे ना। हम अपना सा ये था कि हम लोग अपने खर्चे पूरे कर पाते थे, इससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं होता। अल्लाह का शुक्र है कि घर पे इतनी सपोर्ट थी है, घर वालों ने कोई ऐसा प्रेशर नहीं दिया कि आप कमा रहे हो तो जुड़वा में भी। वो ऑब्वियसली एक जिम्मेदारी है, हर मर्द की हर लड़के की जिम्मेदारी है घर पे करना, लेकिन हम लोगों को शुरू में ये सपोर्ट मिली घर से। फिर उसके बाद जब हम लोग 17-18 के करीब आए ना, उसके बाद हमें समझ में आया कि वो तो वाकई पीक टाइम था, हम तो बहुत ही डाउन फेजेस में आ रहे हैं। उसके बाद से जो मसले शुरू हुए हैं वो आज तक डिक्लाइन के फेज में। 2019 बहुत अच्छा गुजरा था। 2019 में पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स $19.5 बिलियन थी।
$19.5 बिलियन 19.5 बिलियन सिर्फ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट थी, सही है। क्योंकि उस वक्त उससे फायदा देखेंगे। हम लोगों को हमें समझाया ये गया कि एक जो स्टेट रिलेटेड कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डर्स हैं और ये जो रियल एस्टेट का बिजनेस है, ये बहुत सारी सेक्टर्स को रन करता है। आप देखें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी एक बहुत सारे सेक्टर्स को लेकर रन ऐसा करता ही है। है, हाँ। इवेंचुअली आप देखेंगे तो एक फार्मर से लेके बिल्कुल एक पूरा साइकिल है, चेन पूरा है। टॉप लेवल की मिनिस्ट्री तक आपकी पूरी साइकिल एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको रन करेगी। पूरे मुल्क की आपकी मतलब 60% आपकी एक्सपोर्ट सारी टेक्सटाइल बेस कर रही है। बिल्कुल सही। तो आप उसको सपोर्ट करना चाहिए, आप लोगों को सबको करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई बंदा अभी भी सोच रहा है कि यार मैं कोई बिजनेस शुरू करूँ, बहुत से लोग हैं जो अभी जॉब से रिलेटेड, अभी कोविड आया था, कोविड में बहुत हार्श टाइम था, लोगों ने बड़ा फेस किया, उसके बाद से लोग अब तक सीधे नहीं हुए, अब तक प्रॉब्लम में फेस कर रहे हैं। उनको भी मैं ये एडवाइस करूंगा, अगर काम करना है तो आप टेक्सटाइल में आए। टेक्सटाइल में ग्रोथ भी अभी भी जगह है, अभी भी बुरे हालात हैं मुल्क के रिलेटेड, आप सोचें कुछ भी करें, आप कितना भी बुरा कह लें, मैं पाकिस्तान को भी बुरा नहीं कहता। मुझे इस मुल्क ने ग्रोथ दी है, मुझे इज्जत दी है, मैं इसको कभी भी बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन आप इसको कुछ रिटर्न भी करें, आपका फर्ज बनता है। लोग कहते हैं कि यार आप लोग बिजनेस कर लेते हो, आप लोग बन गए हो तो आप हमें भी धक्का दे रहे हो इस आग के अंदर। धक्का नहीं है, एक दफा आप चलना शुरू करोगे तो आपको ग्रोथ भी दिखेगी, आपको आपको ठहराव आएगा, आपको समझने का मौका मिलेगा कि कारोबार बिजनेस होते किस तरह है। बिल्कुल ऐसा ही। ये सिस्टम आपको, जब तक आपके अंदर ठहराव नहीं आएगा ना कारोबार के अंदर, जब तक आप उस लेवल पे नहीं अचीव कर सकते। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने एक्सपोर्ट की बात की, इस टाइम पे टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट क्या है? इस वक्त बहुत नीचे है, इस वक्त तकरीबन $15 बिलियन के आसपास। और 2012-13 में जिस टाइम पीक था? उस वक्त तकरीबन 17 16 17 16 17 ये चल रही। 16-17 यानी कि हमारा पीक गया और उसके बाद हम हाँ। 17 से नीचे ही रहे। 17 से नीचे ठीक। ही है। अच्छा, इसका व्हाट आर द मेन रीजन? मल्टीपल रीजन है, एक तो पॉलिटिकल सिनेरियोज हैं हमारे। तो उससे देखें, जब एक्सपोर्टर है उससे तो लेना है ना सामान, ठीक है। हाँ। सॉरी, जो बाहर बायर है उसे तो लेना है सामान। बिल्कुल। अब यहाँ पे कुछ भी होता रहे, अगर आप उसे दे रहे हैं सामान, तो फिर क्या मसला है? देखें उनके पास ना ऑप्शंस बहुत हैं। हाँ। अगर हम सिर्फ अपने रीजन को देखें ना, तो हमारे रीजन में हमारा पड़ोसी बैठा हुआ है, उसको आप टक्कर ऐसे इतने आराम से नहीं दे सकते। दे ही सकते हैं। फिर उसके बाद आपके बांग्लादेश बैठा हुआ है, फिर वियतनाम बैठा हुआ है, फिर चाइना बैठा हुआ है। ठीक है। चाइना, चले आप चाइना को किसी तरह आप साइड में भी कर दें किसी वजह से कि चले वो मास प्रोडक्शन में बहुत आगे हैं हमसे, लेकिन आप पहले compete करते थे कि यार इंडिया का फैब्रिक इतना अच्छा नहीं होता, हम बहुत अच्छा बना लेते हैं, अब आप उनको टक्कर दे के देखिए। अच्छा, ये मिथ नहीं है, मतलब ये चीज़ मैंने भी बहुत सुनी है ना कि कुछ फैब्रिक में पाकिस्तान बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरह से इंडिया ग्रो हो रहा है टेक्नोलॉजी में, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बेस तो यही है ना नबील भाई, अब आप बाहर की कंपनियां देखें ना, जितनी मशीनरी पाकिस्तान में टेक्सटाइल की लगी हुई है ना, सारी जापानीज या चाइनीज लगी है। आप उसी के ऊपर बेस करो, उनके पास इतनी मशीनरीज का ऑर्डर है, अगर आप आज बुक कराने जाए ना तो मरे से मरा आपको 3 साल की वेटिंग है। 3 साल की वेटिंग? जी, आपको वो कैटर ही नहीं करते। फिर उसके बाद हमारा बिजनेसमैन क्या करता है कि यार मैं किसी तरह बुक करा लेता हूँ, मैं 3 साल बाद देख लेता हूँ, फिर मैं उसको डेप्रिसिएशन भी तो गिननी है ना मशीन को। आप क्या करते हो, आप बुक करा लेते हो, फिर उसके बाद सिनेरियोज चेंज होते हैं, पॉलिटिकली वैसे भी आपके हालात चेंज होते हैं, डॉलर फ्लक्चुएट करता है, आप परचेजिंग डॉलर्स में करते हो, डॉलर फ्लक्चुएट होता है, फिर वो उसकी जब कॉस्टिंग लगाने बैठता है तो वो कहता है यार ये तो मेरे लिए फिजिबल नहीं रहा, उस पर ड्यूटी लग गई, डॉलर ऊपर चला गया, XYZ रीजन हो गया, आपका काम नीचे आ गया, फिर आप फंस जाते हो। तो इस वजह से यहाँ पे लोग घबराते हैं। अब करते क्या है लोग कि यार यूज मशीन उठा ली, वो हालात वैसे ही हैं, कोई सस्टेन कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा। जो नहीं कर पा रहा उसको सपोर्ट करने के लिए यार तुम अपनी मशीनरी हमें दे दो, अपना सेटअप हमें दे दो, हम रन करते हैं किसी भी बेसिस पे, शेयरिंग बेसिस पे, या खरीद लिया कुछ भी, एक्वायर कर रहे हैं, आजकल बहुत लोग एक्वायर कर रहे हैं दूसरे को, इस तरह सिस्टम रन कर रहे हैं। लेकिन एक्सपोर्टर ये सोच रहा है कि वो क्यों ये हासिल बर्दाश्त हाँ, वो क्यों करे? उसके पास ऑप्शंस हैं, वो कहेगा मैं, तुम नहीं कर रहे, मैं इंडिया चला जाता हूँ, इंडिया नहीं बांग्लादेश चला जाएगा, वो 3 4 जगह से सैंपल ऑर्डर करता ही करता है, करता ही लाख में। वो नहीं देखेगा कि मुझे कौन अच्छा बेहतर कर रहा है। अभी रिसेंटली मैं एक गोरे की वीडियो देख रहा था, बहुत अच्छा उसका चैनल वगैरह है, बहुत बड़ी, उसने 3 जगह से सैंपल्स ऑर्डर किए, पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और वियतनाम से। उसने एक हुडी ऑर्डर की, यार मुझे इसके 30,000 पीसेस बनवाने हैं, मुझे कनाडा में ही शिपमेंट चाहिए। उसने पाकिस्तान में ऑर्डर प्लेस किया, पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा डिले किया,
डिले करने के बाद फिर उसके बाद उसको चाइना ने दिया, चाइनीज ने क्या किया उसको प्रोडक्ट कॉस्टिंग में करके दी, लेकिन शिपमेंट कॉस्ट उसकी इतनी कर दी कि उसके लिए फिजिबल नहीं लगा। वियतनाम ने क्या किया उसको ए ग्रेड क्वालिटी बना के दी और उसको बोला कि आप शिपमेंट में भी आपको 50% ऑफ देते हैं। अच्छा। पाकिस्तानियों ने क्या किया, उसका साइज चार्ट था उसको फॉलो नहीं किया, उस पे स्टेन्स थे, उस पे जो उसने प्रिंट बोले था वो प्रिंट उसका मटेरियल ठीक नहीं था। तो ये क्यों करते हैं पाकिस्तानी? मतलब इतने अरसे से टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो वन ऑफ द मैच्योर इंडस्ट्री है ना। इन लोगों को नबील भाई समझ नहीं है, ये लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतने मेच्योर नहीं हुए हैं। अच्छा, तो मैं तो इसमें ये बोल सकता हूँ वो गोरा ही मैच्योर नहीं है, उसको जब सैंपल दे रहा है तो उस टाइम देख के देना कैसे नहीं, उसने तो आपको प्रोडक्ट बता दी ना कि मुझे ये चीज बनवानी है। नहीं मतलब मैं इस चीज को समझना चाह रहा हूँ कि अगर वो इतने इमेच्योर थे जिन्होंने ये हरकत की, तो गोले गोरे के रडार में कैसा है? हाँ देखें, हम लोगों के पास क्या है, हम लोग अप्रोच तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, हम्म। हम मंजन बेच लेते हैं, अपना मंजन बेचना हम सबको आता है अच्छा। ओके। लेकिन हम बेच तो लेते हैं लेकिन हम उसको हैंडल नहीं कर पाते। आपका बैक यूनिट इतना स्ट्रांग नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल आज से 3-4 साल 5 साल पहले मैं किसी एक्सपोर्टर को रीच करता और वो मुझे दे देता कि यार आप दे दो मुझे 1 लाख पीसेस का ऑर्डर दे दो, मेरी तो कैपेसिटी नहीं थी। मैं उसको अप्रोच कर भी लेता, मेरे पास लोग आए भी, मेरे पास एसोसिएशन के लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट की, यार आपको हम ऑर्डर दिलवाते हैं, आप काम बड़ा करो, एक्सपैंड करो अपने आप को। लेकिन बात होती है मैं हैंडल ही नहीं कर सकता था, मेरे पास फाइनेंसेस का मसले थे, मेरे पास लेबर इश्यूज थे, मेरे पास मशीनरीज का इशूज था, मेरे पास स्पेस के मसले थे। अब उन्होंने ऑर्डर तो ले लिया, अब वो इधर उधर भागते हैं कि यार तुम बना लो, आधा तुम बना लो। छोटे स्मॉल स्केल वाले तो यही करते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री यही करती है, ऑर्डर ले लेती है फिर बांट देती है। मर्चेंडाइजर्स भी यही करते हैं, लेकिन वो एक जिम्मेदारी लेते हैं। बिल्कुल हाँ सही है। लेकिन हम लोगों का मसला ये है कि हम खुद कंपनी की तरह ही बिहेव करना चाहते हैं, लेकिन उसको स्ट्रक्चरली इतना वीक रखा हुआ है कि स्ट्रक्चर जब तक खड़ा नहीं होगा आप उसको ऊपर बिल्डिंग को कैसे ऊपर खड़ा करो। सारा टाइम जो मुझे 12 साल लगे ना वेस्ट हुए आप कह लो, या मैंने मेहनत की या कुछ भी एक्सपायर्ड लोग कहेंगे, लेकिन मैंने अपना बेस स्ट्रक्चर इतना मजबूत कर लिया कि मैंने कोविड भी बर्दाश्त किया 2 साल घर पे बैठ के, मैंने अपनी सैलरीज भी दी, अपना काम भी चलाया, मेरे रेंट्स दिए, मैंने अपने बिजली के बिल दिए, एक्सपायर्ड सब कुछ करा मैंने। लेकिन मैंने अपने आप को इतना केटर किया हुआ था कि मैं किसी तरह भी हिलूं ना। अगर देखें बिजनेस हिलना शुरू हो जाए ना तो फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल, बिल्कुल ऐसे ही। उसको फिर पैसा चाहिए होता है हैंडल करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपके पीछे बैकअप पे पैसा नहीं है ना तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे। बहुत सारी लेबर है, लेबर को पैसा चाहिए, घर बैठा हुआ है, आपने देना है उसकी सैलरी, आप नहीं दोगे वो छोड़ देगा आपको। बिल्कुल ऐसे ही। वो छोड़ के वो आपके पास इस तरह रिटर्न नहीं आएगा, फिर आपको मिन्नतें करनी पड़ेगी, यार आजा फलाना नहीं, वो फिर मार्केट में फैलाएगा यार ये बंदा तो पैसे देता नहीं है, इसके बाद काम नहीं करो। हाँ बिल्कुल। आप उसके बाद आपके पास लोग आना कम शुरू हो जाएंगे। अच्छा। एक बहुत छोटा सेक्टर है ये छोटा टेक्सटाइल, सेक्टर है वैसे देखने में बहुत बड़ा। बहुत बड़ा सेक्टर है, लेकिन हम एक दूसरे को सबको जानते हैं, सब एक दूसरे को बाय नेम बाय फेस सब एक दूसरे को जानते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन आप उसको जब तक एक तरह से एक फैमिली की तरह लेके नहीं चलोगे, उसको बिजनेस के कम्युनिटी की तरह नहीं लेके चलोगे, वो आपको क्यों आपको सपोर्ट करेगा। बिल्कुल सही। तो उसको एक दूसरे की सपोर्ट जरूरी है। फिर उसमें हमें एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं बहुत सारे। आपने एक्सपोर्ट की बात की, एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स जब आता है, एक्सपोर्ट के ऑर्डर के साथ पूरी उसकी एक पूरी एक उसके डिस्क्रिप्शन भी आती है कि आपको चाहिए क्या है, किस मटेरियल में चाहिए, कितने ग्राम्स का फैब्रिक चाहिए, कितने ग्राम्स का पीस होना चाहिए, उस पर प्रिंट कैसा होना चाहिए, उसमें एम्ब्रॉयडरीज कैसी होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग वो आपको डिस्क्राइब करके देता है विद साइजिंग। अगर आप उस साइजिंग पे पूरे नहीं उतरते वो आपको रिजेक्ट कर देगा। उसके बाद ऑप्शन है दूसरे आपसे बेहतर काम करने वाले पर। अगर आप अपने आप को बेहतर समझने लग जाओ ना तो आप कभी कामयाब नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपसे हमेशा कोई ना कोई बेहतर होता है। ऐसा ही है बिल्कुल ऐसे ही। तो आप जब तक उस बेहतरी की तरफ नहीं स्टेप फॉरवर्ड करोगे ना, जब तक आप कामयाब या आप एक्सपोर्टर को हैंडल नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक ये रीजन है कि आपको एक्सपोर्ट लेवल पे जाने के लिए पहले अपने आप को तैयार करें, है। अपने आप को एक पायलट प्रोजेक्ट में डाल के देखें, अपना टेस्ट रन करके देखें, अपनी लेबर पे प्रेशर डाल के देखें कि काम इस लेवल के हैंडल, क्योंकि जब वो टाइम बार्डेड होता है। हमारे यहाँ मसले इतने हैं, लाइट के मसले हैं, पावर के इश्यूज हैं, पानी के मसले हैं, गैसेस के मसले हैं। टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत लोग बुरा भला बोलते हैं कि यार इतने मसले हैं, डाउनफॉल की तरफ है। सब सरवाइव कर रहे हैं, अभी भी एक्सपोर्ट है हमारी, इन हालात में भी एक्सपोर्ट है हमारी। आप अगर सोचें अगर ये हालात बेहतर हो जाए, सिर्फ कुछ नहीं करें, स्टेबिलिटी दे दें, सिर्फ स्टेबिलिटी के बेस पे ही हम लोग इतना काम कर जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते। हमारी 2019 में एक्सपोर्ट बढ़ी, उसका मेन रीजन ये था कि सिर्फ बिजली के ऊपर ना हमें सब्सिडाइज करना शुरू कर दिया। हमें सिर्फ इतनी सी सपोर्ट मिली थी कि यार अगर आपको फाइनेंशियली 43 रुपीज का यूनिट मिल रहा है तो आपको 39 का मिलेगा, 3-4 रुपए का आपको ऑफ मिलेगा सीधा सीधा।
आपने क्या किया, अब लोगों की कंजम्पशन इतनी है, लोगों के, आपको एक छोटी सी टेक्सटाइल का भी बिल बताऊं ना, अगर तो कम से कम 10 से 12 लाख रुपए का बिल आता है। सही। अगर उसमें से उसको 3-4 लाख भी बच रहा है, हाँ। तो उसके कुछ ना कुछ इश्यूज तो क्लियर हो रहे हैं ना। कुछ नहीं, लेबर इश्यूज तो क्लियर हो रहे हैं हाँ, उसके, बिल्कुल कोई सही। कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी की तनख्वाह निकल रही है उसकी, हम्म, उसके खर्चे निकल रहे हैं। हम्म, सिर्फ इतनी सी हैंडल कर, उसको प्रॉपरली चैनलाइज करने के पीछे, उसको प्रॉपर हैंडल करने के पीछे, हम्म, सिर्फ इतनी सी रीजंस की वजह से आपकी एक्सपोर्ट ग्रो करेंगे। अगर आप उसको, अब उसके बैक एंड पे देखें, एक्सपोर्ट ग्रो करी हमारी, फार्मर को अच्छे पैसे मिले, हाँ, फार्मर ने इस साल उसके बाद क्या किया, नेक्स्ट ईयर उसने कपास लगाना शुरू कर, हम्म, के पैसे अच्छे मिल रहे। हम्म, उसके बाद कपास अच्छी लग गई, आपके पास बम्पर क्रॉप उतरी, हम्म, आपका क्या हुआ, टेक्सटाइल नीचे आ गई, फार्मर फंस गया, फार्मर को पैसा नहीं मिला। हाँ, अब क्या करते हैं फार्मर्स अभी भी, वो जिस बेस पर हाँ, decision लेते हैं। वो डिसीजन इसी बेस पे लेते हैं। वो आप आज आप बात करेंगे ना फार्मर से कि यार तुम कपास लगा लो, वो कहेंगे नहीं यार, इससे बेहतर है कुछ और लगा लें। जाहिर सी बात है, बिजनेस मॉडल है उसका भी, वो देखेगा वो अपना जो बिजनेस डिमांड मॉडल एंड है, सप्लाई है। बिल्कुल। उसको उसको अच्छा पैसा मिल रहा है। सबसे ज्यादा ग्राउंड रियलिटी ये है कि भाई आप अपने बेस वालों को तो नीचे, जो आपके लोअर तबका है, फार्मर है, हालांकि दुनिया के अंदर फार्मर सबसे बड़ी हाँ, कम्युनिटी होती है, बड़ा पैसा होता है इनके पास, आप उनको नहीं कैटर कर पाते, तो आप उनको कैसे आप सपोर्ट कर रहे हो कि यार आप, वो आपको रिटर्न देंगे अच्छा। आप अगर उनको फैसिलिटेट नहीं करोगे, आप उनकी थोड़ा ठंडा हाथ नहीं रखोगे उन पे, तो कैसे आपको सपोर्ट करेंगे। वो आपकी पूरी इंडस्ट्री लेके बैठ सकता है, हाँ, हाँ, नहीं लगाए वो, नहीं लगाया कपास क्या वो नहीं करें। लगाए, आप इम्पोर्ट करोगे। अभी इंपोर्ट करते हैं हम। हम इम्पोर्ट हमेशा से करते हैं, हमारी पाकिस्तान यार के, तो हम एग्रीकल्चर कंट्री कैसे हैं जब कपास अगर हम इंपोर्ट कर सर रहे हैं। आप वही तो देखें ना, आपकी एक्सपोर्ट इतनी बड़ी है कि आप अपनी कैपेसिटी पूरी नहीं कर, हमें पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 15 मिलियन बेल्स की जरूरत है कॉटन के अंदर। अच्छा। 1500 मिलियन बेल्स आपको अगर करना है, तो आपको अपने आप करना पड़े। हम कितनी उतारते हैं, मुश्किल से 1100 मिलियन 1200 मिलियन बेल्स उतारते हैं। अच्छा। हमारी बम्पर क्रॉप पे ये याद है, फिर भी 4-4.5 हजार 5 हजार बेल्स हम लोग इम्पोर्ट करनी पड़ती है। ब्राजीलियन कॉटन इम्पोर्ट करते हैं, वो काम करते हैं हम लोग इस हालत में भी आ गए थे कि हम लोग अपना एक्सपोर्ट करना शुरू हो गए थे, अच्छा। कि हम, हमारी अपनी कैपेसिटी पूरी नहीं हो रही, हम एक्सपोर्ट करना शुरू करें कि डॉलर आ जाए। ऐसे डॉलर का क्या फायदा है कि वो घूम के आपको वापस देना पड़ रहा है। हाँ, ऐसा ही है। हाँ, ये डिसीजन जो है ना, वो अनसर्टेनिटी पैदा करते हैं मार्केट के अंदर। सही। अब वो माशाल्लाह हम लोग बहुत समझदार लोग हैं, हमसे बेहतर ही होंगे जो हमसे ऊपर बैठे हैं, तो आप उनको कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल सही है। तो हमारी आवाज सिर्फ इतनी ही जाती है कि भाई पहले अपनी कैपेसिटी पूरी कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगर फार्मर को अच्छे पैसा मिलेगा तो फार्मर लगाएगा, फार्मर तो आएगा। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना 2012 में अगर 17 बिलियन थी, तो आइडियली 2024 में ये कम से कम 1.5 टाइम तो बढ़नी चाहिए बिल्कुल थी, ऐसा, बढ़नी चाहिए थी। बढ़नी चाहिए। ठीक है, मतलब कोई भी होता बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ये तो नीचे आ गई। नीचे ठीक है। और इसके ना आगे बढ़ने का वन ऑफ द रीजन ये है कि जो अनस्टेबिलिटी इन बहुत फ्लक्चुएशन, डॉलर फ्लक्चुएशन बहुत डॉलर, ज्यादा जाहिर सी बात है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी तो वो सारी की सारी चीजें है, उसी इकोनॉमी से पे आती 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 हैं, और उसका कोई और वो हल नहीं। बिल्कुल ठीक ऐसा। है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं कि जब आपने स्टार्ट किया तो आपने सबसे पहले लोकल प्रोडक्ट्स लिए एंड देन एक्सपोर्ट की तरफ गए। ठीक है। तो जो लोकल बिजनेस जो एक्वायर किया उसकी क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी। ठीक है। और उसमें मेन क्या क्या आपने चीज़ें सीखी या चैलेंजेस देखे, और फिर जब एक्सपोर्ट के तरफ गए तो उस टाइम पे क्लाइंट एक्वायर करने की क्या स्ट्रेटेजीज थी, और उस टाइम क्या डिफरेंट चैलेंजेस थे। अच्छा, सबसे पहले तो ये जब हम लोकली काम करना शुरू किया ना, सबसे पहला रीजन आता है कि आप जब रिटेलर के पास जाते हैं ना, वो कहता है यार मेरा तो काम चल रहा है, मुझे तो जरूरत ही नहीं। हाँ। अब आप बैठे रहो, आप उसकी शक्ल देख रहे हो कि यार इसको तो जरूरत नहीं है, अब मैं क्या काम करूं, मैंने तो पीछे सेटअप लगा लिया, आपके पीछे पैसे लग गए हैं, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। तो दूसरा ऑप्शन ये कहेगा अच्छा यार तुम एक काम करो, तुम अपने एक पास से प्रोडक्ट बना लो, मेरे पास रखा दो, सेल आउट हो जाएगी, मैं पैसे दे दूँ। दे दूँ, हाँ, नॉर्मल टिपिकल पाकिस्तानी हाँ, में। बिल्कुल आपको बेस नॉलेज पे, वो बेस पे लाके आपको खड़ा कर देगा कि यार अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरा तो काम चल रहा है, मुझे जरूरत ही नहीं है। आप देख लो, अब आप छोटे होते हो उस टाइम, उस टाइम छोटे। आपको हर छोटी दुकान भी ना बड़ी दिख रही होती है, यार इसके पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो ये ना अच्छा काम करता होगा। वो पीछे से वो कहीं से भी लेकर आया, वो क्रेडिट पे लेकर आ रहा है, वो एक्सपायर्ड किसी भी रीजन से लेकर आ रहा है, लेकिन आपकी नॉलेज नहीं थी। हमने ये सोचा कि यार यार इसके पास इतना स्टॉक रखा हुआ है, नहीं करते करते भी अच्छी खासा स्टॉक है, अगर ये मिल जाए, अगर सिर्फ अपनी ही स्टॉक मुझे दे दे बनाने के लिए, तो मेरे तो मजे लग जाएंगे। आप, उसने वही कह दिया कि भाई मेरा काम चल रहा है, मुझे जरूरत नहीं है आपकी, अब आप ऐसा करें, आप मुझे प्रोडक्ट दे दें, बिक जाएगी, मैं आपको पैसे दे दूँ।
हमने क्या किया, हमने कहा कि एक काम करो, आप हमें छोटा सा ऑर्डर दे दो, हमें नहीं चाहिए आप बोलो कि आप 100 200 500 पीस दो, आप हमें 20 पीस का ऑर्डर दे दो, वो तो आपकी एक दिन की सेल्स की मार है, आप एक दिन में बेच दोगे। आप अपने दिखाओ, अपना फीडबैक लो, अगर आपको समझ आती है तो ठीक है, नहीं समझ आएगी तो मैं अपना स्टॉक लेके वापस चला जाऊंगा, पैसा आपको कोई आपके ऊपर चार्ज नहीं। उसकी कुछ समझ में आया, उसने कहा चलो ठीक है, आप दे के देखो। हम लोगों ने 2 दिन बाद उसको स्टॉक दे दिया। अब हमने कोशिश ये की बैक एंड पे, अब हमारा दिमाग चलना शुरू हो गया कि यार इसको किसी तरह ग्रैब करना। हमने क्या किया, हमने उसको एक हाई एंड प्रोडक्ट बना के दी, इतनी कि हमें नुकसान करना पड़ा। हमने कहा यार कारीगर को हम जेब से पैसे देंगे, 20 पीस के ऊपर जाएंगे ना, दे देते हैं, कोई मसला नहीं है, अगर 50 रुपये ऊपर जा रहे हैं जाने दो। दिया हमने उसको, वो थोड़ी देर बैठ के देखा, उन्होंने कहा यार ये मसले हैं, चलो आप देखो। अब पीछे से जो दूसरे बंदे थे ना, वो चुप करके खड़े हैं, उनको पता था कि ये प्रोडक्ट ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने कहा ठीक है हम रख लेते हैं, हम देख लेते हैं। 2 दिन बाद एक बंदा आया हमारे पास, कहना यार आप कहना हम लोग करते ही आते हैं, हमारे शुरू से अब तक ये हालत है कि हम लोग जो है ना अभी भी अपने पीसेस के अंदर अपनी टैगिंग लाजमी करते हैं, मैन्युफैक्चर्ड बाय फलाना टेक्सटाइल, और उसके नीचे कॉन्टैक्ट या डिटेल्स हमारा ईमेल एड्रेस वगैरह। उस बंदे ने हमें अब रीच किया कि यार मैंने फलाना जगह से पीस लिया था, मुझे क्वालिटी बहुत बेहतर लगी है इसकी, तो अगर आप ये मैन्युफैक्चर करते हैं लोकली तो आप मेरे लिए भी कर दें, मैं एक छोटा सा बुटीक रन कर रहा हूँ फला फला इलाके में, तो आप मेरा स्टॉक होता है तकरीबन 100 पीसेस का, तो आप ये इतना ऑर्डर कैंसिल हैंडल कर सकते हैं। हमने कहा बहुत आराम से, कोई मसला ही नहीं, हम कर लेंगे। हमें क्या किया, हमने 20 पीस का नुकसान किया था, हमें क्या फायदा हुआ, 100 पीस का ऑर्डर मिल गया। अब वो जो 20 पीस का ऑर्डर दिया था, जहां हमने बेस नुकसान किया था, वो बंदा आज आज भी मेरा क्लाइंट है, और आज वो मुझसे महीने के मरे से मरा भी ना 2,500 से 3,000 पीसेस वो मुझसे ऑर्डर पे बनवाते हैं, एडवांस पेमेंट देंगे। वो एक तो ट्रस्ट बिल्ड हो गया उसका मुझ पे, दूसरा ये कि वो मुझे अब ये कहता है कि यार आप बना लो, मुझे भिजवा दो, मैं देख लूंगा, कोई मसला नहीं है, अगर स्टॉक रुकेगा भी तो वो मेरा है, वो आपका वापस नहीं दे रहा मैं सही आपको। मैंने कहा ठीक है, वो आज मुझे इस तरह हैंडल कर। अच्छा, टेक्सटाइल में आप मेनली किस कैटेगरी पे फोकस करते हैं? हम लोग बेसिकली पहले हम लोगों ने बेस लाइन स्टार्ट की थी स्टिचिंग बेस से, ओके। हम लोग दर्जी बन गए थे। मैंने कहा स्टिचिंग का, क्योंकि हम लोगों का शुरू से दिमाग ये था कि बाहर मार्जिन जो है ना वो स्टिचिंग में बहुत है, क्योंकि बाहर की प्रोडक्ट वहाँ स्टिचिंग का कोई रिवाज नहीं है, वहाँ पे दर्जी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, हाँ। उनने कहा कि यार एक्सपोर्ट करना है तो हमें फिनिश प्रोडक्ट देनी है, वैल्यू बेसिकली बाद में ये सारी चीजें समझ में आई कि एक फैब्रिक बनता है जब फिनिश हो जाता है, उसके बाद वैल्यू एडेड प्रोडक्ट अब शुरू होती है जब उसको शेप देते हो आप। आपके पास एक कपड़ा है सादा, तो आप वो उसकी वैल्यू अलग है, आपने उसको एक फिनिश गारमेंट में प्रोड्यूस कर दिया, उसकी वैल्यू अलग है। तो फिनिश प्रोडक्ट से हमने काम शुरू किया, हमने कहा हमने उल्टी साइकिल चलाई, लोग चलाते हैं पहले कपड़ा आएगा, कपड़ा बनाना सीखें, कपड़े की पहचान सीखें, तो हम समझ आएगी, मुश्किल काम है, वो मुश्किल काम, और इन्वेस्टमेंट हाँ चाहिए, वो उसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। फिर हमने उल्टी साइकिल शुरू कर दी, लोग कहते थे अपनी दुकान खोल लो पहले, फिर उसके बाद पीछे कारखाना लगाओ। हमने पहले कारखाना लगा दिया, अब हम सोचते हैं कि यार हमें बेचना है, कारखाने में प्रोडक्ट बन गई हमारी, अब हमने उसको उल्टा रन करना शुरू कर दिया। हमने फिर उसको इस तरह रीच करना शुरू किया। अब ये है कि हमारी कस्टमर बेस बन गई है, हमें लोकली भी लोग जानते हैं, लोकली भी हमसे काम करवा रहे हैं। उन्हीं लोकली के कोई जानने वाले थे जो उनसे स्टॉक लेके गए, उन्होंने पहला ऑर्डर हमें एक्सपोर्ट का वहां से हमारे पास आया, बर्मिंघम से, हम यूके एक्सपोर्ट करते हैं मुझे, बर्मिंघम से हमारे पास पहला ऑर्डर वहां से आया, हम लोगों को हुआ। व्हाट वाज द फीलिंग? हम लोगों की आप सोच नहीं सकते, रात भर नींद नहीं आई। कौन से ईयर की बात है? हम लोगों की प्लानिंग शुरू हो गई कि भाई अब तो मजे आ गए, अब तो मजे ही मजे, पॉइंट्स गिनना शुरू वडेरे का बेटा। हाँ अब तो भाई सेठ बन गए थे हम, अगले दिन जाके हम सेठ बन गए थे कि भाई यूके का ऑर्डर लेके बैठे हैं, आप क्या समझ रहे ये हैं। कौन से ईयर की बात है, ये स्टार्टिंग के बाद? ईयर है 2018, यानी कि 2013 में स्टार्ट किया, राइट? 2013 या 12 में? 2012 में स्टार्ट। 12 में स्टार्ट किया, और पहला एक्सपोर्ट का ऑर्डर आपको मिला 2018 में। तो ये चीज़ें हमारे ऑडियंस के लिए बड़ी ज़रूरी है कि भाई ये वन नाइट सक्सेस देखने में लगती है कि भाई ये एक्सपोर्ट के, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोई टेक्सटाइल को आपको देखे, बोले यार इनके तो बड़े मजे आए हुए हैं, एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिल रहे हैं, लेकिन 5-6 साल लगे उस तक पहुंचने के लिए। अच्छा, जब 2012 में स्टार्ट किया, उससे लोकल क्लाइंट का कितना ड्यूरेशन था? मतलब पहला लोकल क्लाइंट कितने दिन में मिला था? पहला लोकल क्लाइंट हमें मिल गया था ऑलमोस्ट 15-20 दिन के अंदर। 15-20 दिन में हम लोग, आप यकीन नहीं करोगे, उस वक्त तो गाड़ी शाड़ी बाइक कुछ नहीं थी, घर से अलाउड ही नहीं है बाइक, आज तक अलाउड नहीं है। आज भी घर पे बाइक खड़ी हुई है, लेकिन उसको मैं घर से बाहर नहीं निकाल सकता, कोई गाड़ी थी नहीं, पैसे उस वक्त लिए नहीं थे, अब्बा गाड़ी देते नहीं थे कि बच्चा मार के ले आएगा, उड़ा दिया किसी को तो मैं कहाँ हैंडल करता फिरूंगा।
फिर हमने क्या किया, हमने कहा यार एक काम करते हैं, अपने पीसेस बना के उसको पूरा सेट करके हम मार्केट में जाके खुआर होते थे। मेरे पास एक लड़का होता था, वो मेरे साथ चलने को तैयार नहीं होता था कि ये पागल आदमी है, ये 2-3 घंटे चलता रहता है मार्केटों में, ये बोलता रहता है, कह रहा पागल आदमी है। उसने कहा कि भाई मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं पीछे बैठा हूँ, कारखाना देख रहा हूँ, आप मार्केट देखो, आप ही संभालो इसको। हम कहते थे यार कैसा बंदा है, इसको मेहनत करने से खौफ आता है। हम लोगों ने शुरू में ये डिसाइड कर लिया था कि भाई मेहनत है, वो कि रगड़ लेंगे हम। बिल्कुल ऐसे ही, हाँ। यंग थे, दोस्ती यारियां थी, कभी दोस्त से उस पर बाइक मंगवा ली, कभी उसके साथ चले गए, कभी किसी से साथ चले गए, किसी न किसी को मिला के साथ करते रहे कि यार तुम भी आ जाओ। वो कहते थे अबे पागल हो तुम लोग, इतना ख्वार होते हो, इतना ख्वार होने से बेहतर है कोई नौकरी कर लो, पहल कर हो जाए, पैसे तो मिलेंगे तुम्हें। उसने मेरा कॉलेज का दोस्त है वो, आज एक बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा है। मतलब वो ऐसा है कि अब हम उसको देखते हैं कि यार कभी आज तुम इस्लामाबाद में हो, परसों रात तुम कहीं होगे, तरसों तुम बाहर होगे, दुबई, इस्लामाबाद, मलेशिया, तुर्की, ये सब उसके लिए ऐसा है कि महीने में 3-4 चक्कर लग जाते हैं उसको। हम कहते हैं यार इसके मजे हैं। कहते हैं यार तुम भी आ जाते, तुमने भी यही काम किया था, हम दोनों ने साथ शुरू किया था, तुम्हें बोला था तुम साथ ज्वाइन कर लो। हमने कहा नहीं। अच्छा इत्तेफाक की बात है, जब वो शुरू किया था तो उसने पाकिस्तान के एक अच्छे चैनल में ब्लॉग शुरू की, उस चैनल का इंटरव्यू देने हम दोनों साथ गए। और इत्तेफाक की बात यह है कि वो तो हम दोनों का सिलेक्शन भी हुआ था। लेकिन हम लोगों ने कहा यार ये इतनी सैलरी में तो हमारा क्या ही होना है, हम तो भाई अब तो बने ही किसी और मिट्टी के हैं। उसने कहा कि भाई तुम्हें बाद में पता चलेगा, ये अभी तो तुम कर लो। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि आज हम दोनों अपनी अपनी स्टेबल फील्ड में बैठे हैं और दोनों माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अर्न करते हैं। सही। अच्छा, जो एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला था तो मुझे बताएं कि एक्सपोर्ट में क्या चैलेंजेस हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में? अच्छा एक्सपोर्ट के मल्टीपल चैलेंजेस इस वक्त आपके पास, एक तो बैंक सपोर्ट नहीं है, एलसी आपकी नहीं खुलती अच्छे लेवल पे, तो खुलती भी है तो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए खुलते हैं, उतने टाइम पीरियड में आप उसको कैटर नहीं कर। दूसरा आपके पास ये मसला है कि आप जो हो, एक तो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो, आपके डॉलर्स फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है। देखिए फाइनेंस से जब आप एक्सपोर्ट का ऑर्डर लेते हो ना, वो मोस्टली आपको डॉलर टर्म्स में ही आपसे बात करेगा, वो सेंट्स में बात करेगा, वो आपसे डॉलर में बात करेगा, रुपीस में बात करेगा। आपने उसको अगर एक रेट दे दिया और आपने उसको 2 महीने बाद दूसरा रेट खोल दिया, वो कहेगा आप अपने पास रखें, अल्लाह हाफिज, मेरे पास ऑप्शन बहुत है। वो आपको कभी भी वो हैंडल नहीं करेगा, जो आपको लोकल सपोर्ट दे देगी। लोकल क्लाइंट आपको सपोर्ट कर देगा, चल यार 50-100 रुपए की बात है, मैं पैसे बढ़ा के बेच लूंगा, वो आपको सपोर्ट कर देगा। वो आपको 1 सेंट भी बढ़ा के नहीं देगा, वो बोलेगा मैं क्यों दूं, मुझे क्या जरूरत है, मैं आप नहीं दोगे। फिर आपके पास वेसल के इश्यूज बहुत था बीच में अभी यहाँ पे, कि आपके पास वेसल्स नहीं थे, आपके पास पोर्ट पे कंटेनर नहीं लगते थे, आपकी डेमरेजेस, आपकी पोर्ट के मसले मसाइल बहुत थे। वहाँ पे कस्टम्स के इश्यूज बहुत हैं माशाल्लाह। आप किसी भी पाकिस्तान या कराची में हम बैठे हुए हैं, कराची में बैठे हुए हम किसी भी कस्टम ऑफिसर से बात कर लें, हमारा एक माइंडसेट पीछे चलना शुरू हो जाएगा, इसके बाद बहुत पैसा होगा। वो हो ना हो, उसका दीन ईमान अलग चीज है, लेकिन इसके बाद पैसा बहुत हो। हम लोग जिन वेसल्स के थ्रू, जिन कंपनीज के थ्रू काम कर रहे हैं, वो आज हम इतनी सपोर्ट देने को तैयार हैं कि भाई आप 6 महीना पहले बुक करके बैठ जाओ जगह, मसला नहीं है, आप कंटेनर बुक करके बैठ जाओ, हम आपको सपोर्ट देंगे। लेकिन बात क्या है, हम कहते हैं पागल, हम 6 महीने पहले तुम्हें बुक कर लें और उस टाइम पे कुछ का कुछ हो जाए तो हम क्या करेंगे। बिल्कुल ऐसा। फॉर एग्जाम्पल आज डॉलर फलाना रुपए का है, हम उसको बोलेंगे यार हमने 280 रुपए पर डन कर लिया तुमसे, डॉलर डिक्रीज होता है 260 पे आ गया, हम नुकसान करके बैठ गए। डॉलर इंक्रीज हो गया तो हम तो खुश होंगे, नाचेंगे हम कि यार अच्छा टाइम। प्रोबेबिलिटी तो इंक्रीज होने की है पाकिस्तान अभी लेकिन जब 300 पे गया था, 300 330 तक पे हमारे, गया, हाँ। तो फिर हम लोग यही कर रहे थे ना, ओपन मार्केट में डॉलर वही नीचे आया हुआ था। सही है, हाँ। हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं वो हमसे बेहतर हालात में हैं। वो ये कहता है कि भाई आपको आज शिपमेंट चाहिए ना, अगर तो आपको कल मिल जाएगा कंटेनर, आप लगाओ फैक्ट्री के बाहर, लोड करो उसको, हम आपको 2 दिन में उसको पैक और कर। हमारे साथ कितना टाइम लगता है? हमारे पास तकरीबन हमारा छोटे से छोटा टाइम पीरियड भी लेना 15 से 20 दिन लगता है। और उसके रीजन से भी है। डिलेज, मल्टीपल डिलेज हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर कभी वर्ड ऑफ माउथ के अलावा किया है? नहीं, वर्ड ऑफ माउथ से नहीं आता ऑर्डर, आपको खुद अप्रोच करना पड़ता है। हाँ, वो क्या तरीकेकार है? उसको आपको मल्टीपल तरीकों से रीच करना पड़ता है। एक तो आप इंटरनेशनल साइकी को समझो, इंटरनेशनली प्रोडक्ट क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अफ्रीका भी भेजता हूँ, अफ्रीका के अंदर अलग साइज चार्ट चलता है, अलग कलर स्कीम चलती है, अलग प्रिंट्स चलते हैं, वहाँ बिल्कुल सिनेरियो अलग है। आप यूके में भेजोगे, वो सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। वो एक प्रीमियम प्रोडक्ट ऑफर आपको लेते हैं। अफ्रीकन क्या है, अफ्रीकन आपसे बी क्वालिटी भी उठा देते हैं, क्या ठीक है रेटों में कम है, स्टॉप लॉट है, हम बी क्वालिटी ले लेते हैं।
हमारे पास इशू ये आता है कि हम जब वर्ड ऑफ माउथ से बात करते हैं ना, तो हमारे पास अगले क्लाइंट को हम जानते नहीं हैं। हम्म, हमारे कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी थे, हमने कुछ अब सुना है लोगों से जो दूसरे एक्सपोर्ट कर रहे थे, उनके पूरे पूरे कंटेनर शिप हुए और वहां से पैसे नहीं आए। अच्छा। वो पूरे पूरे करोड़ों रुपए का कंटेनर था, हम्म, 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए का कंटेनर था, वो शिप कर दिया उन्होंने और वो पता भी नहीं चला कि वो देयर इज कहाँ। नो लीगल। बिल्कुल कोई लीगल, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से कर रहे थे वो काम। हम्म, हम लोगों की देखें सुन्नत भी यही है कि लिख लो पढ़ लो, चीज़ों को लिखत पढ़त में ले लो। हम क्या करते हैं कि यार बायर मिल गया, इसको तंग नहीं करते, इसको बोलते हैं, वो खुश होता है इन चीज़ों से भाई। आप उसको बोलो कि नहीं भाई आप प्रॉपर पीओ दो, मुझे परचेज ऑर्डर दो, मैं आपको फला फला क्वांटिटी फला फला डेट पे मैं कमिट कर रहा हूँ आपसे, जब मैं कमिट कर रहा हूँ तो आप भी कमिट करो। हाँ सही है। आप उससे एडवांस पेमेंट की तकाजा कर सकते हो कि भाई मुझे आप स्टॉक बनाने के लिए एडवांस पेमेंट ऑफर करो, फिर मैं आप शुरू करो तो निगोशिएट होता है उसमें, निगोशिएशन कोई क्लाइंट आपको 50 भी ऑफर कर देता है, हाँ, कोई आपको 10% भी देता है। आपकी निगोशिएशंस की आपकी टीम के ऊपर है वो कितनी स्किल्ड है। अप्रोच कैसे करते हैं आप बताएं। इस अप्रोच करने के मल्टीपल रास्ते हैं। एक तो रीजन सबसे आसान आजकल के, आप इंटरनेट पे जाएं, आपके पास बेतहाशा वेबसाइट ऐसी हैं जहाँ पे आप उनको अलीबाबा है फलाना, आप उनको जाके वहाँ पे क्लाइंट्स आते हैं क्वेरीज गिराते हैं अपनी पूरी पूरी, आप वहाँ जाके उठा लो। येलो पेजेस होते हैं, येलो पेजेस पे आप जाके उनको डायरेक्ट कॉल कर, येलो पेजेस अभी तक है। इंटरनेशनली चलती हैं अभी भी कुछ, वो अब ऑनलाइन फेजेस में कन्वर्ट हो गई हैं। बहुत सी ब्रांड ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा ब्रांड है वॉलमार्ट का। वॉलमार्ट बहुत बड़ा बायर है, आइकिया एक बहुत बड़ा बायर है। अगर आप होम टेक्सटाइल पे जाएं, बेडशीट पिलो कवर्स इन चीज़ों पे वो बहुत बड़ी आपसे हाँ बल्क सही बाइंग है। करता हाँ। है। आप सिर्फ आप बड़े नामों को सिर्फ एक समझ लें, आप एक बच्चा बन जाए वो, जो रोजाना आके घंटी बजा रहा है आपकी, वो आपसे कह रहा है सामान चाहिए, घंटी बजा के आप वो ले ना ले वो उसका ऊपर है, लेकिन आपने आपने अपना फर्ज पूरा करना। आप रोज जाओ घंटी बजाओ उसकी कि यार माल पड़ा हुआ है चाहिए। एक ना एक दिन ऐसा होगा लाजमी कि वो आपको बोलेगा कितना स्टॉक पड़ा हुआ है लाओ दिखाओ, अच्छा। आप सैंपल भेजो। आप बेगैरत बन जाओ, आप बिल्कुल आप बेगैरत बन के उसको नॉक करते रहो उसके डोर। कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी बताएं। मैंने सबसे पहले आपको बताऊं, मैंने, आप बोलोगे कि यार आप वाकई आपके बंदे सही कहते हैं आपको। हमने उस एक बंदा हमें अप्रोच करना था, हमें एक खबर मिली कि एक फलां टेक्सटाइल का बंदा है, उसका ऑर्डर कैंसिल हुआ है, वो मार्केट में घूम रहा है कि उसको ऑर्डर दे डालना है। हमने कहा यार हम लोग उसको केपेबल नहीं थे। हमने कहा यार, और वो था इंडियन था, वो बाहर बैठा हुआ था, वो इंडियन था। हमने कहा यार मुसलमान है हमें देगा नहीं, हमने कहा उसको दिया है नहीं देगा। हमारे पास एक बंदा है, उसने बोला कि यार मैं ही ऑर्डर तुम्हें दिलवा सकता हूँ, मैं इसमें परसेंटेज दूंगा। बिस्मिल्लाह करो, तुम्हारी मेहनत का पैसा है तुम्हें मिलेगा। हमने कहा ठीक है मैं लेकर आ रहा हूँ। वो बंदा लेकर आया, उसने देखा यूनिट यूनिट देखा, उसने कहा यार आप लोग हैंडल नहीं कर सकते। हमने कहा हैंडल हम कर लेंगे, आप बताओ आप कैसे करोगे। तो उसने बोला कि यार आप लोग उस वक्त थे भी थोड़े बच्चे लगते थे, अब तो गंजे वंजे हो गए, तो अब ज़्यादा एज लगती है हमारी वैसे भी, ये बिजनेस में गए हैं सारे बाहर सोच सोच के। तो अब उसने हमें ये क्या किया, उसने बोला कि यार मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, मैं करता ये हूँ कि भाई मैं एक होलसेलर हूँ वहाँ का, बड़ा होलसेलर हूँ कहाँ का। यूके का, ओके। मैं एक बहुत बड़ा होलसेलर हूँ, आप मुझे स्टॉक दो, सप्लाई चेन मेरे पास मौजूद है, ठीक। मैं डिस्ट्रीब्यूशन और मैं सब कर दूंगा, आप मुझे होलसेल के रेट पे आप मुझे अगर कैटर करते हो तो मैं आपको करूंगा। मैं फलां टेक्सटाइल में काम कर रहा था, फलां ने मुझे ये रेट दिए थे क्योंकि एक बड़ा यूनिट था, उसके बड़े खर्चे हैं। आपका छोटा यूनिट आपके खर्चे कम है, अगर आप मुझे ये रेट दे सकते हो ना, अगर आप इन रेटों में काम कर दो मेरा, तो मैं गारंटी करता हूँ मैं 1 साल तक आपके पास से हिलूंगा। अच्छा। हमने कहा मैं तो यही चाहिए था। हमने कहा आ जाओ। हमने क्योंकि बहुत बेस से शुरू किया था, हमें खर्चे पता था कहाँ कट होते हैं कहाँ बढ़ते हैं। हमने कहा ठीक है हम काम करते हैं। हमने 3 शिफ्टों में उन्हीं मशीनरीज पे काम किया। हमने कहा हम 3 शिफ्टों में काम करेंगे। आप यकीन नहीं करो मैं घर नहीं आता था, मैं फैक्ट्री में सो रहा हूँ, कभी ऑफिस में सो रहा हूँ। मैंने कहा भाई यहाँ कर लेंगे, लेबर थी, लेबर के सर पे रहो तो वो काम करती है, आप करना तो करोगे। उस टाइम इतना ज्यादा रुझान भी नहीं था कि लोगों से काम कराना किस तरह होता है, हमें आता भी नहीं था उस तरह काम करवाना, कि कभी ठंडा हाथ रखे, कभी डांट के, कभी खींच के, कभी हल्का हाथ रख के। वो लोग करते ये थे कि भाई अगर आपने देख रहे हो तो काम हो रहा है, वरना। वरना नहीं हो रहा। उनको गर्ज नहीं है कि वो एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, हाँ उन्हें तो वो है ना दिहाड़ी बन रही है बस दिहाड़ी सही। बन रही है। ये भी मसला है ना यहाँ पे, आप एक्सपोर्ट का ऑर्डर ले लो, आपका कमिटमेंट नहीं है यहाँ पे। यार ये ना मैंने देखा है कि जो पाकिस्तान में जो इश्यूज होते हैं ना ये कोई भी ऑर्डर हो, एक्सपोर्ट है लोकल ऑर्डर है ना, हो सकता है ओनर तो चाह रहा हो कि यार मैं अपनी मेहनत भी कर रहा हूँ और लेबर को भी वैसा ही कर रहा हूँ, लेकिन लेबर ना बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम या बहुत बार ना ये डंडी कर देती है
बिल्कुल उसमें आप अटक जाते हो सर सामने सर ट्रेन नहीं है ना, ट्रेनिंग तो ये कैसे ट्रेनिंग हो भाई? 70 साल हो गए अभी तक ट्रेनिंग माइंड सेट टेक्सटाइल नहीं इंडस्ट्री है। कैसे होगी? ये क्या रीजन है हम इसका? और आप पढ़ते ही क्यों हैं? शऊर लेने। नहीं एक तो इंटरनेशनली भी फिर यही होता होगा। नहीं, इंटरनेशनली ट्रेंड है ना, उनको पता है ईमानदारी से काम करना है तो पैसे मिलेंगे। हाँ तो ये चीज़ नहीं समझा सकते किसी तरह से कि भाई ये जो आप दिहाड़ी ले रहे हो और काम नहीं कर रहे तो ये सीधा सीधा हराम है। उनको ये मैटर नहीं करती चीज, हम्म। उनको ये मैटर नहीं करती। वो कहते हैं यार पैसे मिलने चाहिए, कम से कम काम के अंदर मैक्सिमम वेजेस मिलनी चाहिए हमें। अब हम लोग खड़े हैं तकरीबन 31,000, अभी हमें बेस सैलरी हमें बोला गवर्नमेंट ने कि इससे कम यहाँ पर ऑफर नहीं। हमने कहा ठीक है हम करते हैं। मैं कहा लेकिन जो हमारे जो कंपिटिटर्स बैठे हुए हैं इंटरनेशनली, आप उनको भी तो बोलो ना। वहाँ तो आपकी चलती नहीं है। वहाँ पे हमारा प्लस पॉइंट क्या है पाकिस्तान का? लेबर ही सस्ती लेबर थी सस्ती ना। है ऐसे ही। अब तो लेबर भी सस्ती नहीं है, अब आप कैसे कम्पीट करोगे? आप 3 गुना महंगी बिजली हमें देते हो। हाँ तो फिर बताएंगे जो आपने ऑर्डर हाँ, डिलीवर फिर करना हम वहाँ पे आ गए। है। फिर हमने करा ये कि हमने उसको सबसे पहले स्टॉक, हम लोग एक्सपोर्ट, हमने उसको अप्रोच कर लिया। उसने कहा कि यार मैं आपके साथ काम करूंगा, 1 साल के लिए काम करूंगा, आप मुझे रेट्स पे काम करो। हमने काम करके दिया उसको। अल्लाह का करना, जब अल्लाह ने सबको हाथ पकड़ना होता है ना तो वो किसी भी तरह पकड़ लेता है। वो हमें उसने करा क्या कि यार मैंने ये स्टॉक बेचा, और वो हमारी, हमने शुरू में क्या, मैंने आपको बताया, हम लोग टैगिंग करते थे अपनी कि यार ये फलाना प्रोडक्ट हाँ। फलाने जगह की बनी है। तो उसने क्या किया, उसने जिसको स्टॉक दिया वहां से हमें क्वेरीज आना शुरू हो गई। उसने पकड़ ली कि ये क्वेरीज डायरेक्ट होना शुरू हो गए। उसने बोला यार ये तो तुम गलत कर रहे हो यार, तुम मेरे क्लाइंट्स खींच रहे हो। मैंने कहा यार मेरा तो ये एसओपी है, ये तो लगेगा लाजमी, ये तो हमने आपको पहले दिन, आप एग्रीमेंट पढ़ के देख लो, उसमें तो हमने मेंशन किया हुआ है कि फला फला चीज़ हमारे पीस के अंदर होगी, फला लेवल का थ्रेड यूज होगा, XYZ ईच एंड एवरीथिंग हमें डिटेल में। वो खुश हम। अब जो क्वेरीज आना शुरू, उसने कहा यार मैं तो इस तरह काम नहीं करता। मैंने कहा आपने तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, अब आप बैक कैसे करोगे? उसने बोला यार ऐसा करते हैं कि तुम्हें जो मेरी क्वेरीज आएंगी ना मेरे एंड से, मुझे कमीशन मुझे कमीशन दो। सही है, मेक सेंस। ठीक है, हाँ मैंने कहा ठीक है बिस्मिल्लाह। उससे हमारा क्या हुआ, हमारी बेस लाइन और बढ़ गई। हाँ सही है। अब उसको खटकना शुरू हुआ कि यार इसके पास भी ऑर्डर्स गिर रहे हैं, मेरे पास भी ऑर्डर्स गिर रहे हैं। मैंने कहा देखो दोनों की गाड़ी चल रही है। हाँ वो पाकिस्तान आया, उसको हमने होटल में ठहराया, हमने अच्छा खिलाया पिलाया उसको, हमने उसको ठंडा किया, फैक्ट्री घुमाई उसको, मिलें घुमाई। मैंने कहा देखो इस तरह प्रोसेस होता है, इसमें कितनी लेबर लगती है, कितनी बॉरी है, मेहनत है, गर्मी है। बोलो तुम्हें कमीशन मिलता रहा एंजॉय हाँ करो। मैंने कहा आप एंजॉय करो। वो कह रहा है कि यार अब मसला ये है ना, इंसान के पेट नहीं हाँ भरते। पेट नहीं भरता सही। उसने कहा क्या, उसने कहा क्या यार मैं काम करता हूँ, मैं अपनी क्वांटिटी डबल कर रहा हूँ, लेकिन अब जो मैं क्वांटिटी दे रहा हूँ ना उसमें आप टैगिंग नहीं करोगे। मैं दूसरी एक फलाना नाम से ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ, मैं उस ब्रांड पे आपका टैग 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 नहीं चाहता। बस सही है, हम कर देते हैं, हमें कोई मसला नहीं। हमें पता था अभी इनिशियली अभी इतना बड़ा होगा नहीं है इसका काम। तो उसने हमें एक छोटा सा ऑर्डर डाला कि मेरी ब्रांड का अपना, वो हमने बना के सेम क्वालिटी सेम पैटर्न पे दिया। अब जाहिर है उसने एक अपनी ब्रांडिंग के नाम से करा, उसकी कॉस्टिंग अलग थी, उसने बेचना महंगा शुरू किया। यार ये तो मैं अलग से करवा रहा हूँ, ये एक फ्लो में चल रहा है, इसके लिए अलग पैसा लगाया है मैंने, सब कुछ किया। और नया नाम से बेच रहा था तो उस पर ट्रस्ट भी उसका कम था जाहिर सी दूसरे। बात है हाँ टाइम लगेगा। हाँ, तो उसने कहा यार ये तो मेरा माल फंस गया, ये मुझे प्रॉब्लम हो रही है, फलाना हो रहा है, एक काम करो तुम वही कर लो जो वही तुम कर कर रहे थे। हमने कहा बस ठीक है शुरू हो जाओ। सही। वो बंदा आज भी हमारे साथ काम कर रहा है, वो आज भी हमसे यही कह रहा है, कह रहे यार तुम लोगों ने शुरू में किया था ना मेरे साथ, कह रहे वो अच्छा नहीं किया था। वो आज भी मैं बेयर करता हूँ, लोग आगे भी बोलते हैं यार तुम ये बनाते हो, तुम्हारी अपनी टेक्सटाइल है। कह रहा अब मैं बोलना शुरू करता हूँ हाँ यार ये मेरी अपनी है। मैंने कहा सही है भाई, आप पैसे दे लो, आपकी है अब ये। सही है हाँ। अब इस तरह शुरू कर। यार आपको तो दोनों तरफ फायदा है ना कि और ऑर्डर उस तरह मिले इस तरह मिले। और मैं डायरेक्ट कर दो, आप हमें कह रहे हो मैं पागल हूँ डायरेक्ट कर। मैंने कहा सही है भाई, सही है। खुश है वो भी। अच्छा ये बताएं कि इस टाइम पे अगर किसी ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम शुरू करना हो और यही फिनिश प्रोडक्ट में आना हो तो व्हाट आर द स्टेप अच्छा, और कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी इस टाइम पे मिनिमम? इन्वेस्टमेंट अब बढ़ गई है, पहले जब हमने शुरू किया था बहुत मिनिमम लेवल पे। तो सबसे पहले आप, मैंने ये करा कि मैंने फील्ड में आके चीज़ों को समझा। उस वक्त इतनी अप्रोच नहीं थी, यूट्यूब इस तरह नहीं था, बहुत सारे प्लेटफॉर्म इस तरह के नहीं थे, बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स नहीं थे। अब ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं ऑनलाइन पर, आप उनको लो, आप उनको देखो, आप मैक्सिमम महीना 2 महीना लगाओ। अभी आप पैसों के पीछे मत जाओ, सही पैसा खुद आएगा आपके पास, आपको उसके पीछे जाने की जरूरत। सही है। पैसे के पीछे आप भागोगे, आप डाइवर्ट हो जाओगे, माइंड आपका डाइवर्ट हो जाएगा। आप सीखो चीज़ों को, आप पहले देखो कि चलती किस तरह है चीज़ें, आप उनको देख लोगे, फिर आप एक छोटा सा किसी यूनिट पे जाके आप खुद खड़े हो जाओ, किसी दोस्त का हो, किसी से हेल्प ले लो, किसी के पास इंटर्नशिप कर लो। XYZ बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास पाकिस्तान के अंदर।
आप जाके उनके पास सिर्फ खड़े होके देखो सही है। क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। आप ये नहीं कि आप वहां पे जाके पैसे ऑफर करना, मैं हाँ, टाइम दे रहा हूँ मुझे पैसे दो। हम्म। आप खड़े हो, देखो चीजों को समझो, कुछ काम करना है करो। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने अपने हाथ से अभी रिसेंटली 2 महीने पहले भी खड़े होके पैकिंग की है। अच्छा। एक्सपोर्ट का ऑर्डर था, शिपमेंट थी, बाहर कंटेनर लगा हुआ था। मैंने कहा यार मैं भी लग जाऊंगा, मुझे रात में ही शिपमेंट करनी है, मुझे फजर के टाइम लोडिंग करना शुरू करनी है। मैंने कहा मैं भी लग जाऊंगा। मैंने क्या किया, मैंने अपने 2-3 दोस्तों को और खींचा, मैंने कहा खाना खिलाऊंगा आ जाओ। उन्होंने कहा हम आ रहे हैं, मैंने कहा चलो। सही। उनको बुलाया, उनको भी साथ लगाया, खुद भी लगे। पूरी टीम के साथ काम करने में जो मजा है ना, वो आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते। आपको टीम वर्क, टीम चाहिए आपको बैठ। बिल्कुल ऐसे ही है। टीम्स की सपोर्ट के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। लोग समझते हैं वन मैन शो है बिजनेस में, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता। हम्म। लोग समझते हैं सेठिया निजाम चलाना बहुत आसान है, हम्म। सेठिया निजाम चलाना आसान नहीं है बिल्कुल। ऐसा सेठ बनना भी बहुत मुश्किल काम है। नहीं, आसान है। सेठ का क्या होता है, बैठा हो। सेठ बनना बहुत मुश्किल काम है, आपके ऊपर पूरी पूरी नहीं तो जिम्मेदारी। देखें, सेठ की गलती है ना ये। पाकिस्तान में देखें, ये जो चीज़ है ना, ये पॉइंट आप देखें, पाकिस्तान में अंबानी लेवल का कोई बंदा नहीं है इस टाइम पे। अगर मैं आपसे पूछूं, अंबानी, रतन टाटा या बिरला जो ग्रुप्स हैं, और अभी अडानी ग्रुप एक आ गया, इस तरह के और बहुत सारे उनके ग्रुप्स हैं, टाटा कंसल्टेंसी है। कोई एक भी इस तरह का आपके जहन में है ना? हम्म, कौन सा है ना? कोई भी। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न सिर्फ यही है कि हमारा इन जनरल ना, जो बड़ी कंपनी है ना, वो इनहेरेंटली थोड़ी सी सेटिया जरूर है। हाँ, ठीक है। तो उस सेटिया होने की वजह से जो डेडिकेट नहीं करते चीज़ों को ऑटोमेट नहीं करते, प्रोसेस नहीं करते, तो फिर क्या होता है कि जब एक बंदा है तो उसका जाहिर सी बात है लिमिटेड, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी मेहनती हो, वो एक लिमिटेड कर सकता है। और दूसरी चीज़ एक मैंने देखी है कि लोग ट्रस्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, कि आपका एग्जाम्पल के तौर पर टेक्सटाइल का यूनिट है, अब आपका एक ई कॉमर्स ब्रांड ओपन हो रहा है, ठीक है, जो इंटरनेशनली, दो चीज़ें इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा होती हैं। वन इज ट्रस्ट, सेकेंड इज एक्विजिशन। फॉर एग्जाम्पल, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आप ई कॉम ब्रांड में आए, तो अगर गोरा होगा ना, तो गोरा ई कॉम ब्रांड में आएगा ना, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो क्या करेगा, ई कॉम ब्रांड का सीईओ अलग हायर करेगा। बिल्कुल ऐसा। हमारे यहाँ ये नहीं करेगा, हमारा बोलेगा हम खुद हम करेगा। खुद करेंगे। ठीक है। सेकंड चीज गोरे में ये होती है कि वो ट्रस्ट करता है दूसरे पे, या तो वो हायर करेगा, या सेकंड चीज करेगा कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ई कॉम ब्रांड जो चल रहा है उस पर्टिकुलर कैटेगरी में जिसमें उसने जाना है, हाँ, और वो थोड़ा सा ग्रो हो गया है, तो उसको एक्वायर कर लेगा। एक्वायर करेगा। हमारा वाला एक्वायर भी नहीं करेगा, नहीं करता, बोलेगा यार हम पैसे लगा चार के खुद पैसों चला को रहे ले हैं। मांग रही है। तो ये जो दो चीजें हम नहीं करते हैं ना, इसका वैसे तो हमें लगता है कि अपरेंटली हमने कुछ पैसे बचा लिए, लेकिन इन लॉन्ग रन नुकसान, अगर 75 साल की हिस्ट्री देखें, बिल्कुल ऐसा। तो वो ये है कि हमारे पास कोई इस तरह का सिस्टमैटिक कोई वो बना ही नहीं है। आप देखें ना, कोई भी हमारे पास इस तरह के नाम नहीं आता नहीं आता। कि जिसने कोई वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शन में इंटीग्रेशन की हो। ठीक है। लेकिन वर्ल्ड वाइड पूरी इंटीग्रेशन हमारे यहाँ, ये आपको मिल जाएगा कि यार टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये, फॉर एग्जाम्पल सूरती टेक्सटाइल या XYZ जो है, हाँ, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ग्रो हो गए, बहुत ग्रो। लेकिन इनकी दूसरी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन नजर नहीं आएगी। ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल एक बंदा है, लकी सीमेंट चली गई या दूसरे उसमें चली गई, लेकिन दूसरे सेक्टर्स में वो उस तरह से नजर नहीं आती। बिल्कुल ऐसा। ठीक है। लेकिन आप रिलायंस को देखें, उनकी इंटरटेनमेंट अलग है, हाँ, उनकी मोबाइल एक अलग है, सीमेंट उनकी एक अलग है। मतलब आप जो हाँ, जो इंडस्ट्री का हाँ, नाम ले, मल्टीपल बड़ी बड़ी चैनल। मिल जाएगी। रीजन क्या है? एक्विजिशन एंड ट्रस्ट ऑन समवन एल्स, ताकि वो सीईओ के तौर पे ले और करे। हमारा ये होता है, हमारा चरिया बच्चा उसका है, रीजन उसी है को ना, देना है। नबील भाई, उसका रीजन है। क्या रीजन? उसका रीजन ये है कि हम अपने आप को समझते हैं कि हम ही सबसे बेहतर है। यही मैं कह रहा हूँ ना। हाँ। हमारे अंदर एक्सेप्टेंस बहुत कम है। Yes. अगर हमें कोई, आप मुझे 4 बातें सिखाओगे ना, तो मैं कहूंगा यार नबील भाई आप मुझे सिखा रहे हो, बिल्कुल ऐसे मतलब ही। आप मुझे सिखाओगे ऐसे कि ही। मैं अपना काम कैसे करूँ। वो ऐसे ही। ये नहीं देख रहे कि यार उसने 6 जगह काम किया हुआ है, उसने एक्सपोजर है उसके पास। आप एक्सपोजर की कोई वैल्यू नहीं करते। बिल्कुल ऐसे। हाँ। तो इसी वजह से पाकिस्तान में आप देखें ना, एक अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा बिजनेस है ना कंसल्टेंसी का। बिल्कुल ऐसा। ठीक है। मतलब वो कंसल्टेंट्स को अच्छे खासे पैसे देते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में, जैसे आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, मैं आपको लिख के देता हूँ, आपका दोस्त ये तो आके आपको बोलेगा मुझे टेक्सटाइल इंडस्ट्री खोलनी है यार, हेल्प कर दे। आप बोले यार मैं तुझे कंसल्टेंसी दूंगा, मुझे इतने लाख रुपए दे दे, वो बोलेगा निकल। मैं खुद ही कर दूंगा, ऐसा ही है ना। ठीक है। तो ये जो एटीट्यूड है ना, ये जब तक हमारा ठीक नहीं होगा ना, तब तक हम ग्रो नहीं हो सकते। नहीं कर सकते। इसमें यही मसला है ना, आप समझते नहीं हो दूसरे की बात, एक्सेप्ट नहीं करते हो कि हाँ यार ये मेरे अंदर वीकनेसेस हैं। जब तक आप अपने अंदर की वीकनेस को समझोगे नहीं ना, बिजनेस के अंदर खास तौर पे आपको पता होना चाहिए कि यार मेरी फलां जगह वीकनेसेस। अब मैंने जब काम शुरू किया था, मैंने जब अब देखा कि मेरे पास तो एक स्टिचिंग यूनिट बन गया था मेरा,
फिर मैंने बाद में दूसरी मल्टीपल चीजें डालना शुरू करी, यार ये भी जरूरत पड़ती है। मैं अभी बाहर, क्या क्या चीजें हैं आपके अभी पास? मेरे पास पूरा टेक्सटाइल यूनिट है। मैं फैब्रिक आउटसोर्स करता हूँ, फैब्रिक बाहर से उठवाता हूँ। वो भी मेरे लिए ही बनाते हैं फैब्रिक सही। अब से। हम्म। मैंने सबसे पहले स्टिचिंग यूनिट की मशीनें डालने हैं, सिलाई मशीनें डालना शुरू कर, उससे मैंने एक रेवेन्यू बिल्ड करना शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने उसको चैनलाइज करना शुरू किया। मैंने ये नहीं किया कि मैं स्टिचिंग को इतना बड़ा कर दूं कि मैं 5,000 मशीनें लगा के बैठ जाऊँ। मुझे दूसरे चैनल्स भी अपॉर्चुनिटीज देखनी थी कि एम्ब्रॉयडरी में कितना सेक्टर है, कितना बड़ा प्रिंटिंग के अंदर है, कितना बड़ा वीविंग के अंदर है। सब चीज़ों को मुझे देखना था, एक्सप्लोर करना था अपने आप को भी, कि मैं सीखूं तो चीज़ें। मैंने इस तरह डाइवर्ट किया अपने आप को। मैंने एक स्केल पे जाके स्टॉप किया, तो मैंने एक दूसरी विंडो खोली, यार मुझे ये करना है। फिर तीसरी विंडो खोली, यार मुझे ये भी देखना है। अब वो करते करते मेरा विजन बहुत ब्रॉड हो गया। हाँ। अब मैं एक विजन से 3-4 चीजों को एक साथ देख सकता हूँ कि यार किस तरह होंगी। अब वो भी यही है कि हर सेक्टर का, आप मेरे पास मेरी फैक्ट्री मेरी विजिट करेंगे ना, हर बंदे का, हर यूनिट का, हर एक का मैनेजर अलग है। अब मेरा काम नहीं है कि मैं उससे जाके क्या बोलता हूँ क्या नहीं बोलता, उसको पता है कि उसने ये काम करना है। बिल्कुल सही। अब मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करूँ अगर, तो वो मुझे क्यों आउटपुट देगा? वो कहेगा, शक ही करता रहता है यार, मेरी मेहनत पे पानी फेर देता है आगे। वो एक डिसीजन ले, मैं बोलूँगा तुमने गलत किया, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। मैं एक डिसीजन तक उसको फॉलो करता हूँ, अगर उसके रिजल्ट आ रहे होते हैं तो मैं कहता हूँ गुड। अगर नहीं किया तो उसको डाइवर्ट करने की, उसको उसी को बोलता हूँ कि यार तुम ये अगर ऐसे कर लो ना तो ये बेहतर हो जाएंगी चीजें। वो कहता है कि यार ठीक है। वो फिर मेरी बात मान के करता है, और उसको रिजल्ट मिलता है तो कहता है, वरना फिर वो वहां पे आके मुझे फिर गाइड करेगा कि यार हमने ये भी करके देख लिया, ये भी करके देख लिया, अब हम कोई तीसरी चीज एक्सप्लोर करते हैं। बिल्कुल सही है। तो हम वो फिर वो 3-4 जगह की एक चीज मिलके फिर वो तीसरी चीज फाइनल होती है। हम लोग अगर स्टार्ट करें ना, बेसिकली सबसे पहले कोई बहुत बड़े कैपिटल की जरूरत कितना इस टाइम मिनिमम? मिनिमम आपको कम से कम भी, अगर अच्छा बिजनेस रन करना है ना, कम से कम आप 10 लाख रुपए लेके बैठे। 10 लाख? 1 मिलियन में आप बहुत तमीज से काम कर सकते हो। कितनी मशीन आ जाएंगी इसमें? उसमें आपके पास आराम से नहीं करते करते भी कोई आराम से 20 से 25 मशीनें लग जाएंगी, जिसकी अगर आप प्रोडक्शन उसमें लगाएं पीसेस के ऊपर, तो अगर आप टी शर्ट्स के ऊपर जाते हैं तो तकरीबन आप 25 मशीनों से आराम से 2-2,500 3,000 पीस प्रोडक्ट प्रोड्यूस पर डे? पर डे प्रोड्यूस कर सकते हो। ओके। और बहुत ही, अगर लेट्स सपोज फुल कैपेसिटी में चल अगर रही है फुल तो कैपेसिटी, मंथली नेट प्रॉफिट क्या हो सकता है? अगर आप कॉस्टिंग की बात, अगर आप लोकली बेच रहे हो ना उसको, या ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे किसी के ऊपर बेच रहे हो, तो ऑलमोस्ट नहीं करके भी आप आराम से महीने का 2 से 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए आप आराम से नेट प्रॉफिट है। अर्न कर सकते हो। अच्छा, एक चीज मुझे बताएंगे, लेट्स सपोज एक बंदा है, वो ई कॉम स्टार्ट कर रहा है, ही और शी हैज टू ऑप्शन। वन इज कि वो आपके पास आए और आपको बोले कि यार ये मुझे टी शर्ट बनानी है, ये बना के आप मुझे दे दें और एक आपसे अमाउंट तय हो जाए। सही है। सेकंड इज कि वो 10 लाख रुपए लगाए इसी तरह से अपनी वो बनाए, ठीक है? कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है? मैं कहूँगा कुछ भी ना करे, इस तरफ जाए ही ना। मैं कह रहा हूँ कि आप पहले उठाओ मार्केट से, होलसेल से उठाएं, अब उसको बेच। होलसेल से उठा के बेच के देखें, आपकी स्किल्स टेस्ट होंगी। आप एक पायलट प्रोजेक्ट रन करके देख लो बिल्कुल सही। कि आप कितने पानी में खड़े हो, बिल्कुल सही। फिर आप अपने आप को इवेल्युएट करो। देखिए पैसा जो है ना बहुत मुश्किल से अर्न होता है, बिल्कुल। वो चाहे आप अपने फादर के लेकर आओ, फैमिली बैकग्राउंड से लेकर आओ, या अपना लगाओ, एक वैल्यू है उसकी। आप पहले अपने आप को इवेल्युएट करो। हर बंदा बिजनेस के लिए नहीं बना, बिल्कुल ऐसा। हर बंदा ये बर्दाश्त नहीं करता, तो आप अपने आप को इवेल्युएट। हर बंदे को बर्दाश्त नहीं होता, उसके बाल खत्म हो। बिल्कुल ऐसे ही, हमने तो हम बता रहे हैं ना, हमारे तो बंदे हमें नहीं करते। हमें आज भी लोग बोलते हैं कि यार ये पागल आदमी है, सही। ये पीछे लग जाता है तो छोड़ता नहीं है किसी चीज को। आप यकीन नहीं करोगे, कभी कभी इतना रिजिच हो जाता हूँ मैं कि यार तुम लोग छोड़ दो, ये मैं जानता हूँ करना ही, मैं खुद कर लूंगा। फिर उनको शर्म आती है यार, नहीं सेठ खड़ा होकर काम करेगा हमारे साथ से तहसील जाएगी, तो उससे दूसरे सुपरवाइजर आ जाते हैं, वो हैंडल कर लेते हैं चीजों को। मैं ना एक स्टोरी है, मैं साउथ कोरिया से ना वापस जर्मनी में मैं पीएचडी कर रहा था ना, तो जब मैं वापस आया ना इनिशियली, तो एनईडी यूनिवर्सिटी में मेरे एक दोस्त है, उनसे हमने ना लैब ली कि यार मैं रिसर्च, क्योंकि मेरा एक्चुअल बैकग्राउंड रोबोटिक्स और रिसर्च का है ना, तो मैंने बोला कि यार मैं एनईडी में बैठ के ना स्टूडेंट्स को रोबोटिक्स की रिसर्च करवाऊंगा, ठीक है? तो मैंने एक दोस्त से बात की, उस दोस्त ने बोला यार ये रूम यूज़ कर लो तुम और यहाँ पे करो, स्टूडेंट्स अगर आ गए कि रोबोटिक्स का जिनको शौक था। अच्छा, लेकिन ये था अंडर द टेबल तो नहीं कहूंगा मैं ऐसे, लेकिन ये कोई ऑफिशियल नहीं था, सही है। ठीक है? मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं था, हाँ, लेकिन दोस्ती में हो रहा था, तो इसका मतलब कि पियोन वगैरह आपको कुछ नहीं मिल सकते थे ना, ठीक है? तो अब वहां पे सफाई करनी होती थी। मैंने कहा यार ये स्टूडेंट तो नखरेबाजें कर ही नहीं रहे, कैसे करेंगे? मैं एक दिन क्या किया, सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे, मैंने खुद सफाई करनी शुरू कर दी।
उस दिन के बाद से मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद ही कर दी। ऐसा ही होता है। कोई एक दफा आपको देनी पड़ती है कि भाई आता है, अगले को भी आता है, काम करना आता है। जब आपको खुद काम करना आता है ना, आप करवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। मेरा मानना ये है कि भाई अगर आप खुद ऑपरेट करनी आती हैं चीजें, आप समझ है आपको। हम्म, अब बहुत सारी चीजें हैं जिनकी नॉलेज मुझे पूरी है, लेकिन मैं कर नहीं सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे। अब वो कोई बोले कि यार कारीगर आप मशीन में बैठ के सी दो, हाँ, नहीं सीधे। मैं सी नहीं सकता। हाँ। लेकिन मुझे तमीज पूरी है कि सिलता अच्छा कैसे है। आप उसको बता सकते हो कि ये फला फला गलती की है तुमने। ये बड़े मसले हैं यार। खैर, आप अच्छा थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं क्योंकि हमारा 1 आवर का होता है, बात बिल्कुल करने में बिल्कुल बड़ा मजा आ रहा है और बहुत डिटेल डिस्कशन हो रही है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में। तो इन्वेस्टमेंट आपने बता दी इतनी रिक्वायरमेंट होती है, और लेट्स सपोज मशीन भी आ गई, और क्या क्या चीज़ें, कोई कंप्लाइंस है या कुछ है इस तरह की कोई चीज़ है? एक्सपोर्ट में यूके और यूएसए के लिए कंप्लाइंस ज़रूरी हैं। बहुत सारे सर्टिफिकेशन में आपको लेनी पड़ती है। आप मशवरा मैं लोगों को ये दूंगा कि सबसे पहले वो लोकली प्रोड्यूस करके देखें। लोकली में बहुत अच्छा काम हो रहा है, वुमेन्स वेयर में बहुत अच्छा काम हो रहा है। बहुत बड़ी मार्केट बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, आप उसको हैंडल नहीं कर सकते इतने मेहनत से। आप ये मत सोचो कि मैं सबका पानी पी जाऊंगा। आप समंदर में कूद रहे हो, आप भी तैरो, वो भी तैर रहे हैं, वो आपसे पहले बैठे हैं। आप सबकी इज्जत करना सीखो, कि कोई बड़ा है उसको कंपेटिटर ना बनाओ, उससे सीखो जाए। आपसे कोई बड़ा काम कर रहा है, आपसे कोई बेहतर काम कर रहा है, आपको कोई लग रहा है कि सपोर्ट कर सकता है। बहुत से एरोगेंट हैं लोग, बहुत से लोग सेठ ऐसे हैं कि भाई हम क्यों टाइम वेस्ट करें, तुम तो बहुत छोटे हो, तुम पता नहीं करोगे करोगे नहीं करोगे। लेकिन आप अगर आपको कोई सपोर्टिंग मिलता है, मैं एटलीस्ट सपोर्ट करने को तैयार हूँ अगर मेरे पास कोई बंदा है। चले भाई, ऑडियंस जो भी टेक्सटाइल स्टार्ट करना चाह रहा है तो आप रसा के बाद जा सकते हैं। इनकी फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, इनका लिंक्डइन प्रोफाइल, सारी चीजें मैं कर मैं दूंगा भाग रहा अंदर। हूँ। हाँ जी। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं सपोर्ट करने को तैयार हूँ, कोई भी नहीं, मसला। मैं लिंक्डइन प्रोफाइल तो जरूर शेयर करूंगा, बिल्कुल तो वहां से अप्रोच कर सकते हैं। बिल्कुल, आप मुझसे कोई भी सवाल है, कोई भी मसला है, आप मुझे कंसल्ट करें, मैं आपको गाइड करूंगा। हाँ। लेकिन ऐसा ना हो कि आप परेशान कर दें, हम्म। मैं आपको गाइड जरूर करूंगा। इसी वजह से हम लिंक्डइन का देते हैं ना प्रोफाइल, ताकि टेंशन ना होगा। आप बिल्कुल मुझसे कोई भी किसी भी तरह की सपोर्ट चाहिए, मैं आपको करूंगा, हर बंदे को करूंगा। ये नहीं देखूंगा कि वो काम कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है। लेकिन बात ये है कि सीरियसनेस होनी चाहिए, मेहनत करना जानता हो, मेहनत से घबराता ना हो। कंसल्टेंसी के पैसे भी देना जानता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, थोड़ा बहुत तो जेब पानी चलता है। लेकिन क्या है कि चलो खाना तो हो जाए। नहीं नहीं, ये बहुत से ऐसे हैं जो बहुत कुछ ऑफर कर देते हैं, लेकिन नहीं है, खैर है, कोई नहीं। काम बड़ा हो जाए सबसे बड़ा, बिल्कुल ऐसा ही। काम से बड़ा कोई धर्म नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। ई कॉमर्स ब्रांड क्यों स्टार्ट किया जब अच्छा खासा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम चल रहा है, हाँ, लोकल ये काम बड़ा चल रहा आपने है? मिस किया पॉइंट। तो व्हाई डिड यू स्टार्टेड? ठीक है, उसके क्या चैलेंजेस हैं? सबसे बड़ी बात कि हम लोगों ने, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोकली लोगों को काम करते देखा। लोकली ई कॉमर्स ब्रांड्स हैं हमारे पास जो बहुत छोटे लेवल पे थी। अब उन्होंने कोविड में स्टार्ट किया, बेसिकली कोविड में उनको ग्रोथ मिली क्योंकि सब ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ थे। उनको ग्रोथ मिली, फिर उन्होंने हमसे रब्ता करने शुरू किया जब वो बल्क बाइंग पे बल्क ऑर्डर्स आना शुरू हुए। मिनिमम ऑर्डर क्या आपका? हम लोग 1000 पीस देते हैं। राइट। तो बड़े हो गए ना, पहले 50। पहले तो 50-100 पीस का काम करना होता है, वो लेबर वर्क फोर्स उस हिसाब से काम करना पड़ता है। फिर अब जब वो ग्रो हुए तो उनको हमने ग्रो होते देखा, उनको सपोर्ट किया। हमें थोड़ा सा समझ आने लगा कि कस्टमर जो रिटेलर है, जो एंड कंज्यूमर है, वो कैसा चाहता है पीस और कैसा चाहिए। हाँ, जाहिर सी बात है पहले बल्क में आप दे रहे हो तो आप कहते हो सब चलेगा, जाने दो सब जाएगा। आप फिर जब डायरेक्ट कस्टमर पे जा रहे हो तो ना, तो आप बीच से 2 स्टेप्स मिस कर रहे हो, होलसेलर भी कर रहे हो, रिटेलर को भी खा रहे हो। आप जब उनको प्रॉफिट खा रहे हो तो आपको एटलीस्ट अपने आप पेन तो को, लेना पड़ेगा। अपने ऊपर आपको बेयर तो करनी पड़ेगी चीज़ों को। हमने क्या किया, हमने उनसे सीखना शुरू किया। हमने कहा कि आप एक काम करो, एक ऑफिस दे देते हैं हम आपको, आप यहाँ से ऑपरेट करो ना, आप यहाँ से क्यों नहीं करते हो। तो हालांकि रेंट शेंट सब कुछ हम अपने पास से बेयर कर देंगे। उन्होंने टीम बिठा दी, उन्होंने ला के सब अपने गूगल एड चला। हमने कहा सिखाओ हमें। हम बैठने जाके, हम जाके रोजाना जाके हमने कहा हम 3 घंटे यहाँ बैठेंगे, हमें सिखाओ। वहाँ पे लोग चेंज हो रहे हैं, कैसे हायर कर रहे हैं, क्या देख के हायर कर रहे हैं, सब समझा उससे। वो हमसे छोटा था, रेवेन्यू वाइज हमसे छोटा था, कंपनी वाइज हमसे छोटा था, हमें सीखने को मिल रहा था। हमने कहा हम सीखेंगे, हमने कहा सिखाओ हमें बैठ। उससे हमें दोस्तियां की, उसको हम रात में उसको घुमा रहे हैं, फिर आ रहे हैं कि भाई बैठो सिखाओ। पता नहीं था ना ये क्या करना चाह रहे हैं। उसने जब वो बिल्कुल एंड में आ गया, कह रहे यार एक बात बताओ, तुम खुद तो कुछ नहीं सोच रहे हो। मैंने कहा यार तुम सपोर्ट करोगे तो क्यों नहीं करें। कह रहे चलो मैं करता हूँ, तो हम दोनों मिलके करते हैं। हमने कहा चलो मिलके कर लेते हैं, मैंने कहा 50-50 करके शुरू करते हैं। हमने कहा चलो ठीक है। उसके साथ हमने एक ब्रांड बिल्ड की, अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छी चली। बताऊंगा, वो नॉइस के हिसाब से हमने काम किया था, वो वेस्टर्न के हिसाब से थी हमारी।
फिर हमने एक लोकली अभी सिर्फ हम लोगों ने कहा कि हम लोकली अपना नाम शुरू करें। फिर हमने एक नॉइज के नाम से ब्रांड लॉन्च किया, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न का फ्यूजन है, क्योंकि हम वेस्ट की तरफ भी हम देखते हैं, हम ईस्ट की तरफ भी देखते हैं। हमने एक फ्यूजन बनाया फीमेल ब्रांड के ऊपर, क्योंकि मार्केट साइज सबसे ज़्यादा उसका है और उसकी एक्सपोर्ट की मार्केट भी बेहतर है, उसमें मार्जिन भी है, उसकी क्वांटिटी भी अच्छी है, तो हम लोग उस साइड पे मूव फॉरवर्ड करें। तो उसमें ये है कि हमने उसको स्टार्ट इसी वजह से किया कि हमने ग्रो करते हुए देखा लोगों को, जब सब ग्रो कर रहे होते हैं तो हमने कहा लाजमी सी बात है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप कोई भी टेक्सटाइल बड़ी से बड़ी कंपनी भी है ना, अगर आपकी अपनी प्रोडक्ट कोई नहीं है ना, तो आप अपने आप को कब तक बेच लोगे? आप अपने आप को नहीं बेच सकते ना, आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो। आप अपने प्रोडक्ट में इतनी दम दो कि आप बड़े बड़े नाम है, गुल अहमद है, ये लोग हैं, खादी हैं, बड़े बड़े नाम, ये अपना ब्रांड बेच रहे हैं, बैक एंड पे नहीं है। अब नाइकी है, नाइकी के पीछे कोई नहीं है बनाने वाला, उसका अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है, पूरी दुनिया से माल उठाता है और अपने प्लेटफॉर्म पे बेचता है। तो अभी आपका जो ई कॉमर्स ब्रांड है, इसके अंदर क्या पोटेंशियल नजर आया प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, बाकी चीज़ों के हिसाब से कंपेयर टू जॉब? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि प्रॉफिट बाद में आता है। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए कि आप अपना आपको एक्सपोजर तो दे सको ना, आप नजर आओ, आप लोगों को पता हो कि आप कोई हो, आप कुछ कर रहे हो। आप एक कमरे में बैठे रहोगे, आप कमरे से उठ के गाड़ी में बैठोगे, आप घर चले जाओगे, तो आपको कौन पहचाने? आप अपने आप को एक्सपोज करो कि यार मैं कोई बैठा हूँ। अब तो आप बताओगे नहीं आपका बिजनेस क्या है, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आप किस किस सिनेरियोज में काम कर चुके हो, आप कितने हैंडल कर सकते हो चीज़ों को। फिर आप अपने आप को वैल्यूएट करना शुरू करते हो कि यार मैं किस तरह शुरू करा था, अब कहाँ खड़ा हूँ, अब मुझे कहाँ जाना है। तो ई कॉमर्स ब्रांड शुरू करने के भी रीज़न यही था कि हमने अपने आप को एक एक्सपोर्ट, देखिए हर कंपनी का ये है कि एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाए, एक सिस्टम चलना शुरू हो जाए, एक फ्लो में आ जाए, एक फ्लो हमने रन करना शुरू किया। अब हमारे पास ऑप्शन क्या थी कि अब कोई नई चीज़ करें। अब हम ई कॉमर्स की साइड पर, अब ई कॉमर्स में आने के बाद मुझे ये फील हुआ कि जिस भी कंपनी है, जिस भी आप किराना स्टोर क्यों ना रन करते हो, अगर आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है तो आप 50% मार्केट को लूज कर रहे हो, आप 50% रेवेन्यू लूज कर रहे हो। आपके पास अगर 5 कस्टमर भी आ गए तो आपके 50 कस्टमर में 5 कस्टमर ऐड हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। आप उसको लूज नहीं करो, आप अपनी प्रेजेंस शो। आपने 1 साल पहले स्टार्ट किया, राइट? मैंने 1 साल पहले शुरू किया था, मैंने पहले उससे पहले एक पार्टनरशिप पे शुरू किया था, वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था, लेकिन उसमें सिखा दिया मुझे सब कुछ। उसमें मैंने नुकसान भी किया, उसमें मैं गिरा भी, उसमें सीखा भी। कितना नुकसान हुआ फाइनेंशियली? उसमें नुकसान इतना मेजर चंक नहीं गया हमारा, क्योंकि हमारे पास पीछे रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, तो हम उसको रिवैल्यूएट करते चले गए चीज़ों को। स्टॉक था हमारे पास, तो हमने स्टॉक को कहीं और डाइवर्ट कर दिया। तो उसमें लॉसेस इस तरह के नहीं, लेकिन टाइम का जो लॉस था वो लॉस है, यार वो तो जाहिर है करना पड़ता है हम लोगों को, जाहिर है वो तो बिजनेस का एक रूल भी है। लेकिन जब हमने अपना शुरू किया ना, फिर हमें चीज़ों का आइडिया हो गया कि यार हमें कहाँ गलती की थी, कहाँ नहीं की थी, अब क्या व्हाट करना। वाज द मिस्टेक? हम लोगों ने सबसे पहली बड़ी ब्लेंडर मिस्टेक ये है कि हमने कोई प्लानिंग नहीं की थी। हमने कहा हम तो स्टॉक बनाते हैं, हम स्टॉक बना के डालेंगे, वेबसाइट पर लगाएंगे, बिक जाएगा। हमने वेबसाइट बना ली, हमारे पास पीछे कोई आइडिया था नहीं कि एड्स रन किस तरह होते हैं, उसके क्रिएटिव्स किस तरह होते हैं, उसके एक्सपायरी इन्स एंड आउट्स कैसे होते हैं, प्रोसेसेस क्या होते हैं, हमें कुछ नहीं पता था। हमने दबा के करना, अब हमें एड स्पेंड नहीं पता था कैसे होता है, कि किस तरह खर्च करना है चीज़ों से। बेटिया है ना, हायर करते बंदे को, पैसे फिर देते। वही करा ना, फिर वही करा, फिर मैं आगे पहले तो 2 बंदे थे, उसने अब वो था, वो अपना ब्रांड ऑलरेडी रन कर रहा था। उसने क्या किया, उसने डाइवर्ट करना शुरू कर दिया अपना ऐड, यार मेरा ऐड मैनेजर है, तुम उसी को लगा के मेरे साथ शुरू कर रहे हो तो इसी में करो। अब वो था सेल डाइवर्ट उसकी साइड ज्यादा हो रही थी, हमारी तरफ इतनी आ ही नहीं रही थी। तो हमने कहा यार इसमें तो हम इतना स्टॉक इतने 6 महीने तक होल्ड करके बैठे हैं, तो हमने कहा यार इससे बेहतर है कि हम उसको डाइवर्ट कर दें। तो उसने कहा कि यार तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम डाइवर्ट करो उसको, हम इसको यहीं बंद करते हैं, हम कुछ और करते हैं। फिर बनते हैं क्या, चलो ठीक है अभी कुछ और। तो अब वो भी कहता है यार मुझे मैन्युफैक्चरिंग की साइड आना है, तुम्हारे बस के काम नहीं है, तो मैन्युफैक्चरिंग में मत आओ, बहुत खप है इसमें, बहुत आसान काम है मैन्युफैक्चरिंग का, पाकिस्तान में स्पेशली। और क्या क्या थी मिस्टेक्स और लर्निंग क्या थी? इसमें सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि भाई आप कुछ भी काम करो ना, एक तो आपको पेशेंस रखना चाहिए, आपको ठंडे मिजाज से हर एक की बात सुननी है, आपको एक कंसिस्टेंट लेवल पे काम करना है, अपने आप को एक्सपोज करना है, आप दिखाओ लोगों को आप क्या काम कर रहे हो। आपके अंदर इतने गट्स होने चाहिए कि आप अगर कोई चीज़ गलत करो ना, कुछ एक्सेप्ट करो क्या मुझसे गलती हुई। यहाँ पे लोगों का ये मसला है कि यहाँ पे आप गलती करते हैं ना, उसको डिफेंड करना शुरू करो, यार मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ। आप मानो कि हाँ यार हो गई गलती, अब क्या करना है, मूव गॉड ऑन। नाइस। चले, अल्लाह ताला और ग्रोथ दे आपको। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम, इट वाज अ ग्रेट डिस्कशन।
कोशिश की हमने कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान सकें और आपकी लर्निंग कि किस तरह से बिजनेस में ख़ास तौर पे क्लाइंट को किस तरह से हमारे यहाँ एक जो वर्ड है ना बहुत बुरा, ये क्लाइंट को घेरना, आई थिंक इट्स अ रॉन्ग अप्रोच। बिल्कुल। ठीक है, इसका कोई अच्छा वर्ड हो सकता है मेरे ख्याल से, उसको क्लाइंट को फैमिली बनाना पहले या क्लाइंट समथिंग। को रीच करना सीखें। ठीक है, ये नहीं कि आप जाके आप और उसको उसको काट लें कि हाँ, चूड़ी ये में। नहीं आप उसको तो रीच ये करें। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जो पहला क्लाइंट अपना जिस तरह से लिया और फिर सेकंड क्लाइंट जो आपका मिला और उसी के बाद से फिर आपकी एक चेन ऐसा ऐसा बनती चली गई। एंड देन ऑब्वियसली आपके पास क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, टाइम कमिटमेंट, वो सारी चीज़ें तो इट्स वन ऑफ द मेजर पार्ट, वरना अगर वो नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते। फाइनल वर्ड्स फॉर द ऑडियंस। सर मेरा फाइनल वर्ड यही होंगे फिर कि आप मेहनत करना सीखें, मेहनत से ना घबराएं। पहले मेहनत आएगी, आपको उससे सिला जरूर मिलेगा। अल्लाह ने भी बोला है कि अगर आप मेहनत नियत साफ रख के मेहनत करोगे आपको 100% सिला मिलेगा। तो आप मेहनत करें, घबराएं ना, और चीज़ों को सीखने की ताकत रखें, सीखना शुरू करें। अभी भी हम लोग एज पाकिस्तानी हम लोग बहुत पीछे हैं, हम लोग बहुत पीछे हैं। हम लोग दुनिया से अभी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप एक्सेप्टेंस अपने अंदर पैदा करें, अपने अंदर माने कि हमें नहीं आती चीज़ें, हम सीखेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच रजा भाई फॉर योर टाइम। आप लोग को बहुत ज़्यादा इस पॉडकास्ट के बारे में बताएं कि किस तरह का लगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम इसी तरह से वर्क करता है कि जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तो इस तरह का इंफॉर्मेटिव कंटेंट पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस की तरफ आएंगे। ये जो टिकटॉक पे नाच गाना है वो थोड़ा कम होगा, पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक होगी, लोगों में पेशेंट बर्दाश्त बढ़ेगी और हम एक इंशाल्लाह किसी दिन एक डेवलप कंट्री के तौर पे इस दुनिया के नक्शे पे आएंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ मिलेंगे और सीखेंगे कि वो अपना बिजनेस कैसे कर रहे हैं, किस इंडस्ट्री में कर रहे हैं और आप वो कैसे बिजनेस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।